अस्सलामुअलैकुम। अब पारस को नीम तारीक गलियों से गुजरना था। रोशनी में बच्चे का साया दिखाई दे सकता था। वो दाएं बाएं देख रहा था ताकि किसी अपार्टमेंट या किसी बंगले में इतने घंटों के लिए छुपने की जगह मिल जाए कि बच्चा जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर हो जाए। तब वो उसे डॉली के पास ले जाएगा। फिल वक्त उसके पास बच्चे को ना ले जाने की वजूहात ये थी कि वो बच्चे को साए की सूरत में डॉली के हवाले नहीं करना चाहता था। फिर वो अपनी आंटी के पास थी और वहाँ उसके वालिदैन और दूसरे रिश्तेदार रहे हुए थे। उन सबको तनवीमी अमल के ज़ेर असर लाकर खुद वहाँ रहना नहीं चाहता था। हाँ, ये सोचा था कि कहीं पनाह नहीं मिलेगी तो फिर डॉली उसकी और सानी की मामूल थी। वो उसे इस बात पर माइल कर सकते थे कि अपने लिए एक खूबसूरत बंगला खरीद कर वहाँ अपने बच्चे के साथ रहे। वहीं पारस भी रह सकेगा। कोशिश ये होगी कि डॉली किसी अच्छे शख्स के साथ शादी करके ऐसी इस दवाजी ज़िंदगी गुजारे कि देवी और इंटेलिजेंस वालों का ये शुबा न हो कि ये वही बच्चा है जो कभी साया बनकर हेडक्वार्टर पहुंचा था। वो मुख्तलिफ बंगलों के पास से गुजरता जा रहा था, फिर ज़रा परेशान होकर रुक गया। बच्चे का साया रो रहा था। ये एक मसला था। अगर करीब से गुजरने वाले बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो हैरानी से देखते कि उसके पास बच्चा नज़र नहीं आ रहा, फिर रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। पारस ने कभी 3-4 माह के बच्चे को गोद में लेकर उसकी नाजबरदारी नहीं की थी। वो नहीं जानता था कि रोने वाले बच्चे को कैसे चुप कराया जाता है। फिर भी वो उसे थपकने लगा, दोनों बाजू में उसे झूले की तरह झुलाने लगा। वो एक रिहायशी इलाके में था, इसलिए स्ट्रीट में दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। सर्दी के बायस रात के 10 बजे ही सब अपने मकानों में आतिशदानों के पास थे या कम्बलों में दुबक कर सो रहे थे। बच्चा खामोश नहीं हो रहा था। वो भूखा था या फिर माँ की गोद की गर्मी चाहता था। वो परेशान होकर बोला, क्या मुसीबत है? अरे चुप हो जा मेरे बाप। मैं तुझे लेकर किसी स्टोर में दूध और फीडर वगैरह खरीदने जाऊंगा तो तमाशा बन जाऊंगा। लोगों की भीड़ लग जाएगी, फिर हेडक्वार्टर तक हमारी खबर पहुंच जाएगी। अचानक एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अजीब अहमक आदमी है, बच्चा पैदा कर लिया मगर इसे आराम और हिफाजत से रखना नहीं जानता। पारस ने घूम कर देखा, एक दोशीज़ा एक घने दरख्त के साए से निकलकर उसके पास आ रही थी। उसने पारस के दोनों हाथों को देखकर पूछा, तुम तो बिल्कुल अनाड़ी बामाप हो। ये बामाप क्या होता है? वो होता है जो माँ के बगैर बच्चा पैदा करता है। ये जो बच्चा रो रहा है इसे तुमने पैदा किया है ना? क्या तुम पागल खाने से आई हो? क्या मर्द कभी बच्चे पैदा करते हैं? वो खाली हाथों को देखकर बोली, मर्द करते हैं और अपने बच्चों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि बच्चे को अपने आगे दोनों बाजू में लेना चाहिए, मगर वो यहाँ आगे नहीं है। तुमने इस नन्हे को अपने पीछे शायद झोली में लटकाया है। उसने पारस के पीछे जाकर देखा। ना झोली नजर आई ना बच्चा। वो पारस के सामने आकर हैरानी से बोली, क्या अभी पैदा नहीं हुआ है? तुम्हारे पेट में रो रहा है? पारस ने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। बज़ाहिर वो पागल नहीं लग रही थी, मगर पागलों जैसी बातें कर रही थी। उसने तो शीज़ा का हाथ पकड़कर बच्चे के साए पर रख दिया। वो खुश होकर दोनों हाथों से बच्चे को टटोलते हुए बोली, अरे ये तो बच्चा है। कमाल है, तुमने खड़े खड़े पैदा कर लिया। वो गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, या खुदा, क्या ये बच्चा कम था कि इसके साथ ये दूसरी पगली भेज दी। मेरा नाम पगली नहीं, लकी सैमन है। बहुत अच्छा नाम है ना? ये नाम मेरे पापा ने रखा था। ये नाम रखकर तुम्हें खुला क्यों छोड़ दिया? कौन है तुम्हारे पापा? वो बहुत अच्छे हैं, उनका नाम फरहाद अली तैमूर है। पारस ने एकदम से चौंक कर उसे बेयकीनी से देखा। वो उसके हाथों से बच्चे के साए को लेकर बोली, लाओ इसे मुझे दो। तुम तो इसे रुला रुला कर मार डालोगे। वो बच्चे को लेकर एक हाथ से उसके चेहरे को टटोल कर उस पर झुक गई। दूसरे लम्हे में बच्चा चुप हो गया। लकी सैमन अपनी जुबान नन्हे साए के मुंह में दे रही थी और बच्चा उसकी जुबान को चूस रहा था। पारस ने मुझे मुखातिब किया, पापा, अभी मेरे सामने एक जवान लड़की है। ये मुझे पागल लगती है लेकिन आपको पापा कहती है। क्या आपने ऐसी किसी लड़की का नाम लकी सैमन रखा था? हाँ बेटे, वो मुझे उज़्बेकिस्तान में मिली थी। उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर थी कि वो कोई सी भी अहम बात ज़रा सी देर में भूल जाती थी। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी कभी याद नहीं आती थी। वो कुदरती तौर पर हैरत अंगेज़ है, ना उसे सर्दी लगती है ना गर्मी। हमारी दुनिया का कोई मौसम उसे बीमार नहीं बनाता है। वो इतनी बड़ी दुनिया में ना जाने कितने लोगों से मिल चुकी होगी, लेकिन वो मिलने वाले उसे याद नहीं रहे होंगे। वो सबसे मिलकर भी तन्हा रहती है। पापा, उसने आपको कैसे याद रखा? मैंने जनाब तबरेज़ी साहब से दरख्वास्त की थी कि वो अपनी दुआओं और रूहानी अमल से उसे नॉर्मल बना दें, ताकि कोई उसकी मासूमियत से गलत फ़ायदा ना उठाए। मालूम होता है जनाब तबरेज़ी की उस पर ख़ास अनायत हो चुकी है। उसकी याददाश्त पहले की तरह कमज़ोर नहीं है। उसने मेरा नाम याद रखा है। मेरी बात ख़त्म होती वो हैरत से चीख कर बोली, माय गॉड, ये देखो, ये नज़र आ रहा है। हाय, कितना खूबसूरत बच्चा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे के बाप हो। जिस तरह तुमने इसे पैदा किया है उसी तरह एक और खड़े खड़े पैदा करो और इसे अपने पास रख लो। ये मेरी गोद में है, इसे मैं अपने पास रख लूँगी। मैंने हंसते हुए कहा, बेटे, तुम्हें जोड़ का तोड़ मिली है। तुम दूसरों की नाक में दम कर देते थे, ये तुम्हारी नाक में दम कर देगी।
इसे भटकने के लिए ना छोड़ना, इसकी याददाश्त अब कमज़ोर नहीं रही। तुम इसे मज़ीद नॉर्मल बनाने और इसकी ज़िंदगी संवारने की कोशिश करो। पारस मेरे पास से चला गया। लकी सैमन आगे बढ़ते हुए कह रही थी, इस गली के बाद मेन रोड है, वहाँ बड़े बड़े जनरल स्टोर हैं, तुम बच्चे के लिए चूसनी और चूसना ले लो। चूसनी तो समझ में आ गई, बच्चे भूखे ना होने के बावजूद मुंह में लिए रहते हैं, लेकिन ये चूसना क्या होता है? बड़े शर्म की बात है, बामाप होकर नहीं जानते। अरे जिसमें दूध भरा होता है और बच्चा निप्पल से दूध पीता है उसे फीडर कहते हैं। तुम्हारे कहने से क्या होता है, मेरा नाम लकी सैमन है। तुम मुझे लकी 1 2 3 कहोगे तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं बहुत मुकद्दर वाली लकी सैमन हूँ। इसीलिए जो खाली होती है वो चूसनी और जो दूध से भरा हो वो चूसना कहलाता है। समझ गया, तुम्हारे साथ रहूंगा तो एक नई जुबान सीख लूंगा। वो ख्याल खोने की परवाज करके उसके दिमाग में पहुंचा। वो हंसने लगी, फिर उसने सांस रोक ली। पारस ने पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रही थी? मेरे दिमाग में गुदगुदी हो रही थी। जब भी गुदगुदी होती है मैं सांस रोक लेती हूँ, इस तरह गुदगुदी खत्म हो जाती है। क्या तुम अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस करती हो? ये क्या होती हैं? टेलीपैथी जानने वाले अपनी सोच की लहरों को दूसरे के दिमाग तक पहुंचाते हैं, फिर दूसरे के अंदर छुपे हुए तमाम ख्यालात पढ़ लेते हैं। अरे हाँ, याद आया, मेरे पापा ऐसा करते थे। बेचारे बहुत अच्छे हैं, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। पारस सटपटा कर रह गया। वो उसके बाप को जीते जी जन्नत नसीब करवा रही थी। वो बोला, क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि जिन्हें पापा कहती हो वो जिंदा है? जानती हूँ जिंदा हैं, कहीं ना कहीं होंगे, मैं उन्हें तलाश कर रही हूँ। बात यह है कि मैं अमेरिका आने से पहले पाकिस्तान गई थी। वहाँ मैंने एक हसीन बूढ़ी खातून को देखा, उसका नाम जन्नत बीबी है। बस मैंने फैसला कर लिया कि जिस दिन पापा मिलेंगे मैं जन्नत से उनका निकाह पढ़ा दूंगी। इस तरह उन्हें जन्नत नसीब हो जाएगी। वो जनरल स्टोर में पहुंच गए और बच्चे के लिए ज़रूरी सामान खरीदने लगे। ऐसे वक्त उसे फिर हंसी आई। पारस ने उसे कनखियों से देखा, फिर मुझे मुखातिब किया, पापा क्या आप अभी लक्की सैमन के दिमाग में आए थे? नहीं, मैं तो तुम्हारी छोटी बहन आला बीबी सानी और किबरिया फरहाद से खेल रहा हूँ और उसकी जहानत भरी शरारतें देख रहा हूँ। वैसे क्या वो अपने दिमाग में सोच की लहरों को महसूस कर लेती है? जी हाँ, अजूबा है, दूसरे तो महसूस करते हैं, उसे गुदगुदी लगती है और वो सांस रोक लेती है। इसका मतलब है जनाब तबरेज़ी ने इस अजीब लड़की के दिमाग को भी अजूबा बना दिया है। कोई भी टेलीपैथी जाने वाला दुश्मन इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मालूम करो कौन इसके अंदर आना चाहता था। बच्चे को अस्पताल से लाया गया है और देवी बच्चे के जरिए तुम्हारी और लक्की सैमन की बातें सुन सकती है। यकीनन वही हमारी तलाश में होगी। देवी वगैरह से ज्यादा देर न उलझना। 3 घंटे बाद यहाँ तुम्हारा और शहनाज साहब का डमी शीतारा का निकाह पढ़ाया जाएगा। तुम्हें ख्याल खोनी के जरिए यहाँ हाजिर रहना है। मैं ठीक तीसरे घंटे के इख्तिताम तक पहुंच जाऊंगा। ये कहते उसने सांस रोक ली। उसने अपने दिमाग में भी देवी की सोच के लहरों को महसूस किया था। पहले वो सांस नहीं रोका करता था। ब्रादर कबीर की हैसियत से कहता था, अच्छा तो देवी जी तशरीफ़ लाई हैं। लेकिन इस वक्त वो ब्रादर कबीर नहीं पारस था। दूसरी बार फिर देवी की सोच की लहरें महसूस हुई। उसने फिर सांस रोक ली। चंद लम्हों के बाद लक्की सैमन को हंसी आई। उसने भी सांस रोक ली, फिर बोली, पता नहीं कौन मेरे दिमाग को गुदगुदा रहा है। पारस ने कहा, गुदगुदा रही है? तुम कैसे कह सकते हो कि वो औरत है? मैं उसे जानता हूँ, वो एक बांझ औरत है, कभी माँ नहीं बन सकेगी, इसलिए हमारा बच्चा छीनकर अपनी ममता की महरूमी दूर करना चाहती है। जिसने हमारा गुमशुदा बच्चा लाकर हमें दिया था उसने हमें बताया था कि एक बांझ औरत हमारे पीछे पड़ जाएगी, उससे होशियार रहना। लक्की सैमन ने कहा, बढ़िया ही हमारा बच्चा लेने वाली कमीनी बदनसीब बांझ औरत मेरे पास आकर बच्चे को हाथ भी लगाएगी तो सिर्फ उसके हाथ नहीं पाँव भी तोड़ दूंगी। देवी ने स्टोर के सेल्समैन के दिमाग में आकर कहा, ऐ चुड़ैल, तूने मुझे कमीनी कहा है, अब मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। लक्की सैमन ने हैरानी से सेल्समैन को देखा, फिर पारस से पूछा, ये सेल्समैन मर्द होकर औरत की जुबान और लहजे में क्यों बोल रहा है? क्या इसकी जिन्स तब्दील हो रही है? ऐसी बात नहीं है, वो टेलीपैथी जानने वाली बला इसकी जुबान से बोल रही है। अभी उसने मेरे दिमाग में आने की 2 बार कोशिशें की थी। अब मैं सेल्समैन के जरिए पूछता हूँ कि ये सिर्फ हमारे बच्चे के पीछे क्यों पड़ गई है? सेल्समैन ने देवी की मर्जी के मुताबिक पूछा, अगर ये तुम दोनों का बच्चा है तो किसी तीसरे ने इसे साया बनाकर आर्मी हेडक्वार्टर के अस्पताल में कैसे पहुंचा दिया था? पारस ने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा, साया बनाकर? ये बच्चे को साया कैसे बनाया जाता है? वो तो जिस तरह हमसे बच्चे को लेकर गया था उसी तरह वापस कर गया। मैं तफसील से बताना ज़रूरी नहीं समझती कि किसी इंसान को साया कैसे बना दिया जाता है। तुम इतना बताओ कि अपना बच्चा किसी अजनबी को क्यों दिया था? उसने हमें $50,000 दिए थे और कहा था 24 घंटे के बाद बच्चे को वापस कर देगा। पहले हम राज़ी नहीं हुए तो उसने टेलीपैथी के जरिए मेरी बीवी को एबनॉर्मल बना दिया और धमकी दी कि मुझे भी गायब दिमाग बनाकर बच्चे को ले जाएगा। मैंने मजबूर होकर दे दिया। वो वादे का पक्का निकला। उसने बच्चा भी वापस कर दिया और $50,000 भी दिए। कहानी तो अच्छी बनाई है। क्या एक एबनॉर्मल औरत सोच की लहरों को महसूस कर सकती है? कमाल तो यह है कि तुम भी योगा के माहिर हो। फिर वो तीसरा शख्स तुम्हारे दिमागों में कैसे आ गया था? उसने धोखे से हमें बीमार बना दिया था, वरना हम मियाँ बीवी जिम्नास्टिक के माहिर हैं। कभी कभी सर्कस में और कभी तफरीह गाहों में जिम्नास्टिक के हैरत अंगेज तमाशे दिखाकर अच्छी खासी रकम कमाते हैं।
लेकिन ये $50,000 हमने पहली बार एक साथ अपने हाथों में देखे हैं। मैं तुम्हें हर हफ्ते $1,00,000 दूंगी, मेरे काम आओ। मुझ पर एतमाद करो और मुझे अपने दिमाग में आने दो। अब हम ऐसे नादान भी नहीं है कि तुम्हें दिमाग में आने दें और हमेशा के लिए तुम्हारे मामूल और ताबेदार बन जाएं। हमें पता है तुम्हारे आदमी इस जनरल स्टोर में हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे होंगे, लेकिन उन्हें मायूसी होगी। ये कहते ही पारस ने लकी सैमन को चलने का इशारा किया। सेल्समैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दुकान से बाहर आ गए। वो सेल्समैन देवी की मर्जी के मुताबिक दुकान के बाहर आया। वो मालूम करना चाहती थी कि वो दोनों इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं। अगर किसी टैक्सी में जा रहे हैं तो उस टैक्सी का नंबर या उनकी अपनी कार का नंबर क्या है। पारस ने पलटकर उससे मुसाफिया करते हुए कहा, मैंने पहला सेल्समैन देखा है जो अपने ग्राहकों को रुखसत करने दुकानदारी छोड़कर बाहर आता है। आइंदा मैं इसी दुकान में आऊँगा। उसने मुसाफिया करते हुए उसके हाथ को इतनी सख्ती से दबाया कि हाथ और उंगलियों की हड्डियां टूटती हुई सी लगी। उसने एक चीख मारी। देवी उसके अंदर तवानाई पैदा करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपना हाथ छुड़ा सके। इधर वो कोशिश करने लगी, उधर पारस ने उसके अंदर पहुंचते ही जल्जला पैदा करके हाथ छोड़ दिया। सेल्समैन चीखें मारता हुआ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। वह ऐसे दर्दो करब में मुब्तला हो गया था कि देवी उसके जरिए पारस का ताकुब नहीं कर सकती थी जब तक वो दुकान के किसी दूसरे फर्द को आलय बनाकर लाती। उस वक्त तक पारस ने एक टैक्सी को रोका, फिर लकी सैमन और बच्चे के साथ बैठकर वहां से दूर निकलता चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने सानी से राब्ता किया और कहा, यह बच्चा भी गोश्त पोस्ट के जिस्म में ज़ाहिर हो गया है। देवी इसके जरिए मेरी आवाज़ सुन रही थी। मेरे साथ एक नीम पागल लड़की है। उसे बहुत पहले पापा ने उज़्बेकिस्तान में अपनी बेटी बनाया था। इसका नाम लकी सैमन है। इस पर जनाब तबरेज़ी की कुछ खास अनायात हैं। देवी जैसी आत्मशक्ति वाली भी इसके दिमाग के अंदर ना पहुंच सकी। सानी ने कहा, जनाब तबरेज़ी ने मुझे और अली को लकी सैमन के मुख्तसर हालात बताए हैं और कहा है कि वो हमें वाशिंगटन में मिलेगी। क्या तुम और अली यहाँ मेरे पास आ रहे हो? हाँ, हम न्यूयॉर्क पहुँचने वाले हैं। हमें अफसोस है कि तुम्हारी शादी में ख्याल ख्वानी के जरिए मैं तो शरीक हो जाऊंगी, लेकिन अली शरीक नहीं हो सकेंगे। मैं अभी अली से बात करूंगा, मगर बच्चे का प्रॉब्लम है। मैं इसे इसकी माँ डोली तक पहुंचाऊंगा तो देवी उसके जरिए डोली तक पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होगा। बच्चा अपनी माँ की गोद में पहुंचेगा तो जनाब तबरेज़ी ने फरमाया कि इसके आ जैसे बेरबत और बेमानी अल्फाज की अदायगी का अंदाज बदल जाएगा। ऐसे में देवी की सोच की लहरें भटक जाया करेंगी। फिर तो मैं अभी इसे डोली के पास ले जा रहा हूँ। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर लकी सैमन से बोला, मेरी एक बात मानोगी? 1000 बातें मानूंगी। मैंने ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा पहला बामाप देखा है। बामाप बनकर माँ बनने वालियों की आधी तकलीफ दूर कर देते हो। पारस ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, मैं तुमसे यही बात मानने की इल्तिजा कर रहा था कि जब तक ये बच्चा है तुम जुबान से कुछ ना बोलो। वो दुश्मन औरत इस बच्चे के जरिए हमारी बातें सुन लेगी और हमारी मंजिल का पता मालूम कर लेगी। हाँ, उस उल्लू की पट्टी को तो मैं भूल ही गई थी। ठीक है, अब मैं गूंगी बनकर रहूंगी, जुबान से कुछ नहीं बोलूंगी। पारस टैक्सी ड्राइवर के दिमाग में क्या, वो उसे सोच के जरिए डोली के बंगले का पता बताने वाला था कि उसी वक्त सानी ने आकर कहा, मैं ये बताना भूल गई थी कि डॉली बाल्टीमोर के एक कैसीनो में है। कभी मैं और कभी बारबरा उसके दिमाग में रहकर उसके काम आ रहे हैं। तुम भी वहीं जाओ। पारस ने कहा, तुम मेरे जरिए टैक्सी ड्राइवर के दिमाग में पहुंची हुई हो, उसके जहन में कैसीनो का पता और ये बात नक्श कर दो कि वो तमाम रास्ते हमसे गुफ्तगू नहीं करेगा। देवी उसके दिमाग में पहुंचने की तदबीर कर रही होगी। सानी उस ड्राइवर के अंदर गई। पारस ने अली के पास पहुंचकर कहा, हाय अली, मैं वो हूं जो कभी कोडवर्ड्स अदा नहीं करता। अली ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी तरह अजीब कोडवर्ड्स मुकर्रर किए हैं। ऐसे कोड भी अदा करते हो और इनकार भी करते हो कि कभी कोडवर्ड्स अदा नहीं करते। ये बताओ, अचानक अमेरिका आने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? तुम कभी यूं ही वक्त ज़ाया नहीं करते हो। हाँ, कोई मकसद, कोई बड़ा मिशन ना हो तो वक्त तफरी में ज़ाया हो जाता है। इस बार जनाब तबरेज़ी ने हदायत की है कि मुझे सानी और लकी सैमन के साथ वाशिंगटन में कुछ अरसे रहना है। देवी और सुपर मास्टर के आइंदा मंसूबों को समझकर हमें अपने तौर पर कुछ करना है। मोहतरम तबरेज़ी ने यह नहीं बताया होगा कि यहाँ आकर क्या करना है। यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उन्हें हमारी जहानत पर भरोसा है। वह मुख्तसर सी हदायत देते हैं, फिर हमारी स्वाबदीद पर हमें छोड़ देते हैं, लेकिन पेशगोई के तौर पर खूब समझते हैं कि हम जो करेंगे उनकी ऐन मर्जी के मुताबिक होगा और जो करेंगे वो कुदरत के मंशा के मुताबिक मंजूर होगा। अली ने कहा, मैं सानी के साथ बड़े दुश्वार गुजार मराहिल से गुजर जाता हूँ, लेकिन इस बार हदायत की गई है कि मैं लक्की सैमन को भी अपने साथ रखूँ। सुना है कि बड़ी अजीबो गरीब लड़की है। अभी सुना है, जब देखोगे तो कहोगे देखने की चीज़ इसे बार बार देखो। मैं तुम्हारी तरह हुस्न परस्त और आशिक मिजाज नहीं हूँ। मैं हुस्न इश्क की नहीं, इसकी अजीबो गरीब शख्सियत की बात कर रहा हूँ। वो देखने में मासूम है, अपनी बातों से नीम पागल लगती है और हैरानी की बात है कि वो दुश्मनों से मगलूब नहीं होती है। आत्मशक्ति जाने वाली देवी भी इसके दिमाग में ना पहुंच सकी। जनाब तबरेज़ी ने कुछ सोच समझ कर ही इस अजूबे को अपने साथ रखने का मशवरा दिया है। देखना है कि वो मेरे साथ रहकर क्या गुल खिलाती है।
तुम्हारे साथ रहकर कैसे गुल खिलाएगी? अभी तो तुम पारसा बनकर कह रहे थे कि मेरी तरह हुस्न परस्त नहीं हो। शैतान कहीं के तुम अपनी बातों में उलझाने के माहिर हो। खुदा का शुक्र है कि सानी ख्याल ख्वानी में मसरूफ है। अभी तुम्हारी बातें सुन लेती तो मुझ पर शुबा करने लगती। अली, अब तुम बालिग हो गए हो, फरिश्ता न बनो, सिर्फ इंसान ही बने रहो। मेरे चंद मशवरों पर अमल करोगे तो सानी को पता भी नहीं चलेगा। और अचानक सानी की आवाज़ सुनाई दी, मैं सब सुन रही हूँ। मैं अपने अली के मजाज को दिल और दिमाग की गहराइयों से जानती हूँ। अली, इस शैतान को भगाओ यहाँ से। अली ने कहा, तुम जानती हो कि शैतान को भगाने के लिए क्या पढ़ते हैं? सानी ने कहा, ला हौल बिला कुव्वत। सानी ने आगे भी पढ़ा होगा, मगर इतना सुनते ही पारस दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुस्कुराने लगा। लकी सेवन ने उसे गौर से देखा, फिर कहा, मुझे भी सुनाओ। तुम्हें क्या सुनाऊं? वही लतीफ़ा जिसे याद करके तुम मुस्कुरा रहे हो। मुझे हंसते रहना और मुस्कुराते रहना अच्छा लगता है। तुमने वादा किया था कि गूंगी बनी रहोगी। मैंने तो उस चुड़ैल की वजह से कहा था, अब वो हमारी बातें नहीं सुन रही है। ये तुमने कैसे समझ लिया कि उस ख्याल खोनी करने वाली ने हमारा पीछा छोड़ दिया? उस दुश्मन औरत से कहो कि हम अपने अंदर उसे आने देंगे, वो सुन रही होगी तो ज़रूर आएगी। बात माकूल थी। पारस ने भी यही कहा कि वो देवी को अपने अंदर आने देगा। फिर इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो नहीं आई। उसने लकी सैमन को हैरत से देखकर पूछा, तुम क्या चीज़ हो? उसे हमारे दिमाग में जगह मिलने वाली है, इसके बावजूद वो नहीं आ रही है। क्या तुम कोई पुरस्रार अमल जानती हो? तुम मुझे पागल कह रहे थे, मगर इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो कि वो बच्चे के जरिए हमारी आवाज़ सुनकर आएगी। लिहाजा मैंने इस जरिए को यानी बच्चे को ख़त्म कर दिया। वो हैरत और गुस्से से उछल पड़ा, क्या तुमने बच्चे को? उसने फौरन ही बच्चे को उसकी गोद से लेकर देखा। उसकी सांस चल रही थी, दिल और नब्ज की रफ्तार मुनासिब थी। वो गहरी नींद में था। उसने कहा, यह तो जिंदा है। मैंने कब कहा कि मर गया है? तुमने अभी कहा था कि इसे ख़त्म कर दिया। क्या ख़त्म करने का मतलब होता है मर जाना? मैं अभी बोलना ख़त्म कर दूं तो क्या मर जाऊंगी? तुम अभी सोचना ख़त्म कर दोगे तो क्या मर जाओगे? फिल्मों के आखिर में लिखा होता है दी एंड, यानी इख्तिताम, जबकि वो ख़त्म नहीं होती, दूसरे शो में फिर शुरू हो जाती है। पारस ने उसकी गोद में बच्चे को रखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, मानता हूं तुम मेरा जवाब हो, जोड़ का तोड़ो। या खुदा, सानी और अली कब यहाँ पहुँचेंगे? ये कौन लोग हैं? ये निजात दहिंदा हैं, मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिलाएंगे। मुझे निजात दिलाने वाले लोग अच्छे लगते हैं, जैसा कि मैं अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें बच्चे से निजात दिला दिया। खुदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मौका महल के लिहाज से अल्फाज के मफहूम बदल जाते हैं। समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम नफ्सियाती मरीज हो। तुम्हारे दिमाग में मौत बसी हुई है। मैं ना आती तो तुम बच्चे को दूध के बगैर रुला रुला कर मार डालते। मैंने बच्चे की जान बचाई और मेरे ही लफ्ज़ों और फिक्रों से समझ रहे हो कि मैं बच्चे को मार रही हूँ? अजीब अहमक हो। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मानता हूँ तुम पहली अजूबा हो जो अजीबोगरीब अंदाज से मुझे अहमक बना रही हो, मगर इतना तो समझ लो कि टेलीपैथी जानने वाले ख्वाबीदा दिमाग में रहकर भी मुखालफिन की गुफ्तगू सुन लेते हैं। वो इस बच्चे के ख्वाबीदा दिमाग में होगी? नहीं होगी। दिमाग सिर्फ ख्वाबीदा होता तो ज़रूर होती, मगर ये तो मदहोश है। मैंने इसे थोड़ा सा नशा पिलाया है। पारस फिर उछल पड़ा, क्या क्या तुम बच्चे को मार डालोगी? वो अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोली, फिर वही मार डालने वाली बात। ये तुम्हारे दिमाग में मौत क्यों समाई रहती है? अभी तुमने देखा है कि इसकी धड़कने और नब्ज की रफ्तार मुनासिब और मोतदिल है। मेरी ये बात दुरुस्त है कि तुम एक नफ्सियाती मरीज हो। खुदा के लिए पहले ये बताओ, तुमने इसके दूध में कौन सा नशा मिलाया है? मैंने कब कहा है कि दूध में नशा मिलाकर पिलाया है? तुम किसी को भी पागल बना देने की सलाहियत रखती हो। भाई, तुमने ये तो कहा था कि इसे थोड़ा सा नशा पिलाया है। हाँ, ये कहा था। जब ये रो रहा था तो मैंने इसे अपनी गोद में लेकर इसके मुंह में जुबान दे दी थी। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मदहोश होता रहा। वो ख्याल ख्वानी करने वाली आई और बकवास करके चली गई। तब भी ये किसी कदर होश में था, लेकिन जब यहाँ बैठकर फीडर से दूध पिलाया तो मेरी जुबान के नशे ने काम दिखा दिया। ये सुबह तक आराम से सोता रहेगा। पारस उसे हैरानी और सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, क्या तुम इस कदर नशा करती हो कि सरापा नशा बन गई हो? क्या तुम्हारे लुआबे दहन का नशा दूसरों में मुंतकिल हो जाता है? मैंने कभी दानिस्ता नशा नहीं किया है। मैं कह नहीं सकती कि ऐसा क्यों होता है। मुझे याद है एक बार पहले भी किसी बच्चे के मुंह में मैंने अपनी जुबान दी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, मैंने उसे सुला दिया। फिर एक बार एक बदमाश मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे हाथ लगा रहा था। मैंने बचने की कोशिश की तो उसने दोनों बाजू में मुझे जकड़ लिया। तब मैंने अपने बचाव के लिए उसे दांतों से काटा तो वो चीख मारकर अलग हो गया। जमीन पर गिरकर तड़पते तड़पते मर गया। अजीब अहमक था, जब मरना ही था तो मुझे हाथ लगाने से पहले मर जाता। पारस ने उसे नजर भर कर देखा, एक गहरी सांस ली, फिर कहा, मेरा मामला भी कुछ ऐसा ही है। मालूम होता है हम दोनों की तारीख पैदाइश एक है। वो अपने तौर पर दुरुस्त कह रहा था, क्योंकि वो भी जहरीला था। लेकिन लकी सेवन इस लिहाज से मुख्तलिफ थी कि जब वो मोहब्बत से किसी को मुंह लगाती थी तो जहरीली नहीं, नशीली हो जाती थी और किसी मुसीबत ज़दा के लिए ज़िंदगी बरकरार रखने का सबब बन जाती थी। और जब नफरत और गुस्से से किसी को मुंह मारती थी तो गोया नागिन डस लेती थी।
यही वजह थी कि इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रहने के बावजूद नागहानी तौर पर मुसल्लत होने वाले दुश्मनों से महफूज रहती थी। वो उज़्बेकिस्तान में मेरे साथ कुछ अरसे तक रही। इन दिनों उसके दिमाग में जाने से उसे गुदगुदी नहीं होती थी। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला उसके चोर ख्यालात इसलिए नहीं पढ़ सकता था कि उसकी याददाश्त कमज़ोर थी। जो बातें वो भूल जाती थी वो भला उसके चोर ख्यालात के खाने में कैसे महफूज रहती। अलबत्ता उसके दिमाग में जलजला पैदा किया जा सकता था। ऐसा देवी शीतारा ने अपनी डमी शीतारा के जरिए किया था, और मैंने उसे वार्निंग दी थी कि आइंदा वो लक्की 7 के दिमाग में आएगी तो मैं उसके सगे भाई को मार डालूंगा जो मेरी कैद में था। वो अपने वक्त पर सोने की आदी थी। बाल्टीमोर पहुंचने से पहले सीट पर बैठे ही बैठे सो गई। पारस ने ख्याल ख्वानी के जरिए डॉली के अंदर जाकर मालूम किया कि वो कहाँ है। ये वो वक्त था जब डॉली जीत चुकी थी। क्रिस्टीना वाइट ने खुद अपने सेफ का तमाम माल 2 बैगों में भरकर उसकी कार की पिछली सीट पर रखवा दिया। डॉली हेनरी को ठुकराकर वहां से निकल गई थी, और वहां बेसमेंट पार्किंग में हेनरी ने क्रिस्टीना को गोली मारी थी, और क्रिस्टीना के गार्ड ने हेनरी का काम तमाम कर दिया। डॉली कार ड्राइव करते हुए जिस रास्ते से गुजर रही थी, पारस ने उस रास्ते पर टैक्सी ड्राइवर को चलने पर मजबूर किया। डॉली उसकी ओर सानी की मामूला थी। पारस ने उस रास्ते पर उसे एक जगह रोक दिया, फिर टैक्सी को भी वहां पहुंचाकर उसे रोकने के बाद बच्चे को लक्की 7 की गोद से लिया। लक्की 7 ने आंखें खोलकर देखा। पारस ने कहा, आराम से सोती रहो, बच्चा मेरे पास रहेगा। उसने फिर आंखें बंद कर लीं। पारस बच्चे को लेकर डॉली की कार के पास आया, फिर उसका अगला दरवाज़ा खोलकर बोला, डॉली, आज तुमने बड़ी दौलत हासिल की है। सबसे बड़ी दौलत ये तुम्हारा बेटा है। इसे देखो, पहचानो और ममता के साए में रख लो। उसने बच्चे को दोनों हाथों में लेकर देखा, कार की अंदरूनी रोशनी में बेटे को पहचाना, फिर उसे कई बार चूमकर सीने से लगाकर बोली, क्या तुम वही फरिश्ता हो जिसने हम माँ बेटे को खुदकुशी से बचाया था, और अब हम एक नई खुशहाल जिंदगी दे रहे हो? मैं वो नहीं हूँ, लेकिन एक शख्स ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी और मैंने पूरी कर दी है। ये सुबह देर तक सोता रहे तो परेशान होना, ये खुद ही नींद से बेदार हो जाएगा। अब जाओ और किसी ऐसे शख्स के साथ इस दवाजी जिंदगी गुजारो जो तुम्हारे बेटे को एक सगे बाप का प्यार देता रहे। खुदा हाफिज। डॉली उसका और फरिश्ते का शुक्रिया अदा करके कार ड्राइव करते हुए चली गई। वो वापस आकर टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर को सोच के जरिए हुक्म दिया, किसी 5 स्टार होटल में चलो। वो गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो सहरज़दा सा है। ये नहीं जानता है कि वॉशिंगटन से बाल्टीमोर आ गया है। बारबरा ने सानी के जरिए उसके अंदर आकर मुख्तसर शामिल किया था। उसे मामूल और ताबेदार नहीं बनाया था, सिर्फ आर्जी तौर पर सहरज़दा किया था ताकि वो मेरे अहकामात पर अमल करता रहे। उसने उन्हें एक 5 स्टार होटल के अहाते में पहुंचा दिया। पारस ने लक्की 7 का शाना हिलाकर बेदार किया। उसने आंखें खोलकर पूछा, माल जमा करा दिया? वो बोला, तुम्हारी जुबान समझने के लिए मुझे एक बार फिर पैदा होना पड़ेगा। गाड़ी से उतरो, हम इस होटल में क्याम करेंगे। वो दोनों टैक्सी से बाहर आए। पारस ने ड्राइवर को $1000 दिए, फिर कहा, तुम यहाँ से सीधे वाशिंगटन जाओगे। इस शहर पहुँचने के बाद टेलीपैथी के तिलिस्म से आज़ाद हो जाओगे। वो चला गया। पारस लक्की 7 के साथ होटल के अंदर आया। काउंटर से एक डबल बेड का कमरा लिया। फिर इस कमरे में आने के बाद बोला, तुम बच्चे के बारे में नहीं पूछ रही हो? मैंने पूछा था क्या माल जमा करा दिया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया था। पारस सर को जाने लगा। वाकई जिसका बच्चा था उसे दे दिया था, यानी जहां कमाल था वहां जमा करा दिया था। उसने पूछा, तुम सीधी तरह यह सवाल नहीं कर सकती थी? तुम सीधी तरह नहीं बता सकते थे कि इस बच्चे की माँ कोई और है और तुम बामाप नहीं हो? बामाप नहीं, माँ बाप का हो। अगर बच्चा दोनों के साथ रहे तो वो माँ बाप कहलाते हैं, और माँ ना हो तो सिर्फ बाप के साथ रहे तो वह तकलीफें उठाकर पैदा करने वाला तन्हा बामाप होता है। आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं जिंदगी में पहला बामाप देखकर खुश हो रही थी, अब ये सोचकर मायूस हो रही हूँ कि तुम बांझ हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अगर मैं गलत कह रही हूँ और तुम बांझ नहीं हो तो सुबह तक एक बच्चा पैदा करो। तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारा बच्चा भी खूबसूरत होगा। मैं बड़ी मोहब्बत से उसकी परवरिश करूंगी। हम दोनों जहरीले हैं, शायद कभी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। खुदा के लिए अब सो जाओ, सुबह होने वाली है। वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। पारस गुसल करने चला गया। ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया से बोला, मम्मा, मोहतरम तबरेज़ी ने मेरी मसरूफियात के बारे में बताया होगा। अब फुर्सत है, मैं अभी गुसल से फारिग होकर आ रहा हूँ। तुम अपने बाप पर गए हो, वो भी जवानी में दिन रात मसरूफ रहा करते थे। आज यहाँ आला बीबी सानी और किबरिया फरहाद के साथ बड़ी हंसी खुशी फुर्सत के दिन गुजार रहे हैं। बस अब जल्दी चले आओ, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो गुसल वगैरह से फारिग होकर कमरे में आया तो लक्की 7 सो चुकी थी। उसने जनाब तबरेज़ी को मुखातिब करके कहा, मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपकी तमाम हदायत और तमाम अहकामात सार आंखों पर मैं आपकी मंजूरी के मुताबिक शहनाज बेगम से निकाह पढ़वाने आया हूँ। उन्होंने फरमाया, खुश रहो, सलामत रहो। तुम्हारी होने वाली दुल्हन पेरिस के होटल में है, लेकिन तुम्हारी तरह भी मेरे अंदर मौजूद है। मैं निकाह ख्वानी की इब्तदा कर रहा हूँ। उन्होंने कलाम पाक की आयात पढ़ने के बाद पारस और शहनाज का निकाह पढ़ाया। उनके हुजरे में मैं, सोनिया
आमना, सुल्ताना और सलमान वगैरह थे। सोनिया के अलावा सभी ने ख्याल ख्वानी के जरिए दोनों को निकाह कबूल करते हुए सुना। फिर सबने सोनिया को मुबारकबाद दी। आमना ने कहा, सोनिया, मैं पारस को जन्म देने वाली कहलाती हूँ, लेकिन तरबियत देने वाली और अपने मजाज के मुताबिक ढालने वाली माँ तुम हो। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। जनाब तबरेज़ी ने भी उसे मुबारकबाद दी। फिर पारस और शहनाज से कहा, मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम दोनों जा सकते हो। शहनाज सुहाग की सेज पर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। दूसरे ही लम्हे में पारस ने आकर कहा, मैं वो हूँ जो कभी कोड वर्ड्स अदा नहीं करता। वो उसकी आमद पर शर्माने लगी। पारस ने कहा, तुम्हें कहना चाहिए मैं वो दुल्हन हूँ जो सुहाग की सेज पर अपने दुल्हा के साथ होते हुए भी तन्हा है। वह सर्द आह भर कर बोली, मैंने तुम्हारे बगैर हमेशा खुद को तन्हा महसूस किया है, लेकिन वो एक महबूबा के एहसासात थे। लेकिन आज एक दुल्हन हूँ और अपने जीवन साथी की कमी शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात को समझ रहा हूँ, लेकिन हज़ारों मील दूर रहने के बायस मजबूर हूँ। कल सानी और अली यहाँ पहुँच रहे हैं। उनकी आमद के बाद मेरी मसरूफियत ख़त्म होगी और मैं तीर की तरह सीधा तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम जल्दी नहीं आ सकोगे। मोहतरम तबरेज़ी ने बताया कि पहले तुम ईरान और पाकिस्तान जाओगे, फिर हिंदुस्तान में हमारी मुलाकात होगी। मोहतरम तबरेज़ी साहब बदलते हुए हालात को खूब समझते हैं। उनकी हदायत पर हम सब अमल करते हैं। हमें सब्र करना होगा। इंतज़ार में कैसी लज्जत होती है, हम उस लज्जत से भी आशना होते रहेंगे। मैंने मोहतरम के हुजरे में बड़े ईमान अफरोज़ दिन रात गुजारे हैं। मेरे अंदर कोई खोट रहा होगा तो वो अब नहीं रहा है। उन्होंने एक नसीहत ख़ास तौर पर की है कि एक लड़की जिसे अजूबा कहा जा सकता है और उसका नाम लकी 7 है, वो कभी हमारी ज़िंदगी में आए तो मैं उसे कभी हसद और दुश्मनी ना करूं, बल्कि परवीन की तरह उसे छोटी बहन समझकर मोहब्बत करूं। मोहतरम का हुक्म सार आंखों पर, मैं लकी 7 को भरपूर मोहब्बत दिया करूंगी। मोहतरम की इस नसीहत के पीछे कई अहम मकासद हैं। गैर मुस्लिम इस बात को जायज़ नहीं समझते कि एक शख्स 2 या 4 शादियां करे। इस्लाम में ऐसी इजाज़त किसी ज़रूरत या मजबूरी के तहत दी जाती है। मसलन मेरी पहली शादी जोजो से हुई थी। वो माँ बनने वाली थी, मगर मेरे अंदर के जहर ने बच्चे को कोख में पनपने नहीं दिया। जोजो जिंदगी और मौत की कश्मकश में रही। डॉक्टरों ने किसी तरह उसे बचा लिया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो मेरे साथ इज़्दिवाजी की ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रही। ऐसी हालत में मेरे जज्बात के पेश नज़र दूसरी शादी की इजाज़त रही। लेकिन हमारा निकाह पढ़ाने से कबल मोहतरम तबरेज़ी ने इशारतन यह भी कह दिया कि तुम मेरी शरीक हयात रहोगी, लेकिन मेरे बच्चों की माँ नहीं बन सकोगी। मोहतरम मुस्तकबिल की सही पेशगोई करते हैं। उन्होंने समझ लिया है कि मैं बांझ हूँ और तुम्हारी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकूंगी। तुम बांझ नहीं हो, मेरे बच्चे की माँ बनने के मरहले तक पहुँच सकती हो, लेकिन मेरे जहरीलेपन के बायस तुम्हारा हाल भी जोजो की तरह होगा। हम नहीं चाहेंगे कि तुम ऐसे खतरात से गुजरो। मैं सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। दुआ करूंगी कि मुझसे ना सही किसी और से तुम्हारी औलाद हो, लेकिन हर जगह तुम्हारा जहरीलापन आड़े आ सकता है। मोहतरम ने कुछ सोच समझ कर ही निकाह से पहले तुम्हें लकी 7 के लिए मोहब्बत का दरस दिया है, क्योंकि वो मेरी तरह जहरीली है। नाक की औलाद एक नागिन से ही हो सकती है। ओ खुदाया, मैं नहीं जानती थी कि वो जहरीली भी है। वाकई मोहतरम बहुत दूर तक देखते और हालात का रुख समझते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जब लकी 7 कहीं मौजूद है तो उससे तुम्हारा निकाह पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आइंदा नस्ल का सिलसिला शुरू हो सके। मुझसे बाद में भी निकाह पढ़ाया जा सकते हैं। मसलिहत अंदेशी हम सब के हिस्से में नहीं आती, ये मोहतरम जानते हैं। मेरी समझ में ये आता है कि इल्म नजूम के मुताबिक मेरी शादी उससे होना चाहिए जो शी तारा बनकर ज़िंदगी गुजारती रही है। देवी की ज्योतिष विद्या भी यही कहती है कि या तो मैं मज़हब बदलकर शी तारा का धर्मपति बनूंगा, या फिर शी तारा अपना धर्म बदलकर मेरी मुसलमान शरीक हयात बनेगी। लिहाजा तुम शी तारा थी। तुम इस्लाम कबूल करके मेरी शरीक हयात बन चुकी हो। अगरचे तुम पैदाइशी मुसलमान थी, मगर देवी के अमल ने सब कुछ भुला दिया। मोहतरम ने तुम्हें कलमा पढ़ाकर तमाम माजी की बातें याद दिलाई हैं, और वो जो पैदाइशी शी तारा है उसने अपने नाम को ज़ेरे ज़मीन छुपाकर खुद को देवी की हैसियत से इस कदर मशहूर किया है कि अब उसका अंजाम जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं, बल्कि शोहरत हासिल करने वाले नाम से होगा। मेरी समझ में ये बात आ रही है। मुझसे निकाह पढ़वाने के बाद देवी कहलाने वाली शी तारा तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकेगी। हाँ, यही बात है। तुम्हारा दूसरा सवाल यह है कि मैंने जल्द से जल्द नस्ल बढ़ाने के लिए लकी 7 से शादी क्यों नहीं की। मैं तुम्हें यह बता दूं कि अभी मैं होटल के कमरे में हूं और बिस्तर पर लकी 7 सो रही है, लेकिन मेरे और उसके दरमियान इतना फासला है जितना कि शराफत का तकाजा होता है। फिर यह कि मैं अपनी दुल्हन शहनाज का दुल्हा हूं। ये रात और आइंदा की सारी रातें तुम्हारे लिए हैं। ये तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन आज नहीं तो कल उससे शादी होगी। खुदा जाने कब होगी। मोहतरम ने लकी 7 को किसी खास मकसद के लिए यहाँ भेजा है। कल शाम तक वो सानी और शी तारा के साथ चली जाएगी। इसके बाद यहाँ से मेरी वापसी होगी।
अगर तुम लकी सैमन को अपने साथ ले आओगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि बेहद खुशी होगी। मोहतरम की हदायत हमारे लिए पत्थर की लकीर होती हैं। जब उन्होंने कह दिया कि वो सानी और अली के साथ रहेगी, तो इस हदायत के पीछे कोई ख़ास और अहम मकसद होगा। हमारी ये दुनिया कुदरती तौर पर मुख्तलिफ हालात की तरतीब से चल रही है। हम तमाम इंसान उस कातबे तकदीर की बनाई हुई तरतीब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी तुम्हारी ज़िंदगी में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन किसके साथ कितनी दूर तक चलेगा, फिर हवा उसके हम सफ़र को किस तरह तिनके की तरह उड़ाकर दूसरे रास्ते पर पहुंचा दे और उसे कितने अरसे तक जुदा रखेगी। क्या उसे हयात के इख्तिताम से पहले मिलाएगी या क़यामत के बाद। इसलिए हम सिर्फ तदबीर कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन होगा वही जो होने वाला है। हाँ, हमारी मर्ज़ी से शायद कभी कुछ होता है। अगर होता है तो हम खुश होकर कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, मगर ये महज खुशफहमी होती है। देख लो, आज हम अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं। हम दोनों टेलीपैथी जानते हैं। मिनटों में पासपोर्ट और वीज़ा हासिल कर सकते हैं, किसी भी फ़्लाइट में सीट हासिल करके कहीं भी हनीमून मनाने जा सकते हैं। लेकिन शायद हम पहले दुल्हा दुल्हन हैं जो हालात की तरतीब से हज़ारों मील दूर हैं। फिर वो चौंक कर बोली, ओह, मैं तो भूल गई थी वाशिंगटन में सुबह के 4 बज रहे होंगे और तुम अभी तक जाग रहे हो। सुहाग रात जागने के लिए होती है, दूर रहकर तड़पाने और बेचैनी में मुब्तला करने के लिए नहीं होती। जब सब्र करना और इंतज़ार करना ही ठहरा तो क्यों ना सो जाओ तुम सो जाओगी तो फिर मैं भी सो जाऊंगा। यहाँ तो अभी रात की इब्तदा है और वहाँ रात तमाम हो रही है। पहले तुम सो जाओ। आज से तुम्हें आराम पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है और एक बीवी का फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर के मशवरों पर अमल करे। चलो आंखें बंद करो। तुम्हारी ज़ुबान से ये सुनकर खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ। मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम हासिल किया है। मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूँगी। उसने आंखें बंद कर लीं। वह अपने दिमाग को हदायत देकर सो जाया करती थी। उस रात उसके दुल्हा ने उसके दिमाग को हदायत दी, उसे आधे मिनट में सुला दिया, फिर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। जिससे शीतारा के साथ मोहब्बत भरे लम्हात गुजारता रहा था, उसका मजहब, उसका नाम बदल गया था और इतनी बड़ी तब्दीलियों ने उसे शहनाज बनाकर उसके लिए नई आरजुएं पैदा कर दी थी। उसे बिल्कुल नई नवेली दुल्हन बना दिया था और वो अपनी हसीन दुल्हन से दूर होटल के एक कमरे में एक सोफे पर बैठा हुआ था। उससे कुछ फासले पर एक डबल बेड पर लकी सैमन सो रही थी। ख्वाबीदा हुस्नो शबाब और ज़्यादा पुरकशिश होता है, देखने वाली आंखों को तरगीब देता है। पता नहीं वो हसीनो जमील दोशीज़ा दुनिया के कितने ममालिक से भटकती हुई आई थी। बेशुमार हवस परस्तों ने उसे तरनी वाला समझकर हासिल करने की कोशिश की होगी और अपनी जान से गए होंगे। पारस जान से नहीं जा सकता था। वो तो शायद उसी के लिए जहरीली बनकर पैदा हुई थी। वो कोई बहकने वाली बात नहीं सोच रहा था। इस रात वो अपनी शहनाज का एक ऐसा मोहब्बत करने वाला वफादार दुल्हा था जो सिर्फ उसके लिए मखसूस था। वो मौजूद नहीं थी, लेकिन इखलाक की तकाजे तो थे। दुल्हन उसके बगैर हज़ारों मील दूर सो रही थी। वो भी दुल्हन के बगैर नींद पूरी कर सकता था। उसने आंखें बंद कर लीं। वो अपने दिमाग को हदायत देना चाहता था कि उसी वक्त हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने फ़ौरन ही आंखें खोलकर देखा। उसके सामने बिस्तर पर लकी सैमन नींद में हंस रही थी और कह रही थी, तू बहुत ही खराब नस्ल की कुतिया है। मेरी नींद के वक्त भौंकने आ गई है, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर वो फिर सो गई। पारस ने समझ लिया कि देवी उस बच्चे को तलाश करती फिर रही है। जब वो नहीं मिला तो अब लकी सैमन के पास आई थी। ऐसा सोचते वक्त पारस ने देवी की सोच की लहरों को महसूस किया, फिर फौरन ही सांस रोक ली। वो यकीनन हैरान होगी कि जिस बच्चे के दिमाग में वो आसानी से पहुंच जाया करती है, वो बच्चा उसकी दस्तरस से कैसे निकल गया है और उस नन्हे से दिमाग को लॉक करने के लिए आखिर किस तरह अमल किया गया होगा। बच्चे पर तनवीमी अमल नहीं किया जा सकता था क्योंकि अभी वो इंसानों की किसी ज़ुबान को समझ नहीं सकता था। ऐसे में वो किसी हैप्नोटिज्म के अमल के अहकामात ना समझ सकता था और ना ही किसी का मामूल बन सकता था। देवी ने बच्चे की तरफ से मायूस होकर एक बार फिर लकी सैमन और पारस के पास आकर ये मालूम करना चाहा होगा कि वो दोनों कहाँ हैं, लेकिन वो ये भी मालूम करने में नाकाम रही। वो चली गई थी, लेकिन पारस जानता था कि वो सुकून से नहीं रहेगी। अपना कोई मकसद हासिल करने के लिए इधर उधर भटक रही होगी। लकी सैमन और पारस के सांस रोक लेने से वो मालूम न कर सकी कि वो दोनों किसी होटल के कमरे में हैं और वो वॉशिंगटन छोड़कर बाल्टीमोर पहुंचे हुए हैं। पारस ने सोचा, देवी यहाँ आती है तो सुपर मास्टर से ज़रूर कोई काम लेती है। सुबह के 4:30 बज गए थे। आर्मी हेडक्वार्टर में तमाम फौजी जवान और उनके तमाम अफसरान पीटी और वर्जिश वगैरह के लिए बेदार हो गए होंगे। ऐसे वक्त सुपर मास्टर के दिमाग में देवी की मौजूदगी लाजमी होगी। वह बच्चे वगैरह के सिलसिले में बातें कर रही होगी। ये सोचकर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंचा तो उसने उसे महसूस नहीं किया। इसका मतलब यह था कि देवी बड़ी खामोशी से मौजूद रहकर उसके ख्यालात पढ़ रही है। सुपर मास्टर दांतों को ब्रश करते हुए सोच रहा था, कल रात देवी ने दुरुस्त कहा था, बच्चा तो हाथ से निकल गया है। वो जिनके पास है वो योगा के माहिर हैं।
लिहाजा उसके ज़रिए MIM के किसी भी अड्डे का पता नहीं चलेगा। बेहतर यह है कि उनके नए सरबराह के मुकर्रर होने तक ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए आज ही रात को चंद नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर लिए जाएं। उसके ख्यालात बता रहे थे कि देवी ने अपने 7 भारतीय जवानों को मशीन से गुजारने के लिए मुंतखब किया है। इस फहरिस्त में इसराइल के 2 यहूदियों के नाम भी थे। वो अपने वफादार दाऊद मंडोला की दरख्वास्त पर यहूदी ख्यालख्वानी करने वालों का इजाफा कर रही थी। ऐसा करने से देवी का ही फ़ायदा था, क्योंकि इसराइली और अमरीकी तमाम ख्यालख्वानी करने वाले बज़ाहिर मुहब्बे वतन होते, लेकिन देवी दरपर्दा उन्हें अपना मुतीव फरमाबरदार बनाकर रखती थी। 7 भारतीयों और यहूदियों के अलावा अमरीका के भी 3 अदद जवानों के नाम इस नई फहरिस्त में शामिल थे। 3 अमरीकी पहले ये इल्म हासिल कर चुके थे। बॉबी बेकर और डी लंकास्टर भी पहले से मौजूद थे। इस तरह नए सीखने वालों की तादाद कुल 12 हो गई थी और इन तमाम रंग रूटों को रात के 8 बजे ट्रांसफार्मर मशीन के खुफिया अड्डों में पहुंचाया जाने वाला था। ये मालूमात हासिल करने के बाद पारस ने सानी को मुखातिब करके कहा, मैं अभी सुपर मास्टर के चोर ख्यालात पढ़ रहा था, लेकिन उसने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि अभी उसके अंदर देवी मौजूद है। वह मुस्कुराकर बोली, मैं मौजूद थी। मैंने देवी की आवाज़ और लहजा इख्तियार किया था और खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ रही थी। मैंने इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी थी कि तुम कई बार देवी की आवाज़ सुन चुकी हो और उसके लहजे को आसानी से अपनाकर सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरान के दिमागों में पहुंच सकती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उन तमाम टेलीपैथी जानने वालों के अंदर भी पहुंच सकती हूँ जिन्हें देवी ने अपना मामूल और ताबेदार बनाकर रखा हुआ है। क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, मुझे सोने का मौका ही नहीं मिल रहा। ऐसी बेतरतीबी से ज़िंदगी गुजारोगे तो बीमार पड़ जाओगे। चलो फ़ौरन सो जाओ, फिर शाम से पहले बेदार होकर मुझसे रब्ता करो। क्या लक्की 7 सो रही है? हाँ, मैं वो दुल्हा हूँ जो सुहाग के दस्तरख्वान पर भूखा बैठा है। अब तुम बेहुदा बातें शुरू करने वाले हो। बेहतर है कि जाओ और सो जाओ। उसने सांस रोक ली। पारस ने वापस आकर ख्वाबीदा लक्की 7 को देखा। वह भी मजीद चंद घंटों तक सोने वाली थी। वो एक सोफे पर आकर लेट गया। उसने अपने दिमाग को हदायत दी, फिर गहरी नींद में डूबता चला गया। प्रभा रानी आर्मी हेडक्वार्टर से निकलकर किसी होटल में रिहाइश इख्तियार करने वाली थी। वो टैक्सी में बैठकर जा रही थी। हालांकि उसे हेडक्वार्टर से गाड़ी मिल सकती थी, लेकिन देवी की मर्जी थी कि वो वॉशिंगटन के किसी होटल के कमरे में रहने का इरादा करके निकले, फिर रास्ते में इरादा बदल दे। सुपर मास्टर वगैरह यही समझते रहे कि वो वॉशिंगटन में है। हेडक्वार्टर से निकलने के बाद उसने प्रभा रानी के दिमाग पर मुसल्लत होकर उसका रास्ता बदल दिया। उसने वॉशिंगटन के एक मुजाफाती इलाके में 2 बेडरूम का एक बंगला एक शख्स को आलाकार बनाकर खरीद लिया था। फिर उस आलाकार पर अमल करके उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया था। उसके जहन में यह नक्श कर दिया था कि वो एक पुरस्रार देवी जी का बॉडीगार्ड भी है और इस बंगले की निगरानी भी करता है। इसकी मालका देवी जी बहुत जल्द इस बंगले में पहुंचने वाली है। वो प्रभा रानी को पहले ही अपनी मामूला बना चुकी थी। उसने कहा, सुनो प्रभा, मैंने सुपर मास्टर वगैरह के सामने तुम्हारी ये मौजूदा शख्सियत रखी है। अब तुम पहले की तरह देवी जी कहलाओगी। अभी जिस बंगले में जा रही हो वहाँ तुम्हारा एक बॉडीगार्ड और ताबेदार रहेगा। तुम वहाँ पहुँचकर मेकअप के जरिए अपना चेहरा बदलोगी ताकि हमारा कोई दुश्मन या दोस्त तुम्हें प्रभा रानी की हैसियत से ना पहचाने। मैं अमल करके तुम्हारी आवाज़ और लहजा भी बदल दूंगी। मैं समझ रही हूँ मेरे साथ जिन अमरीकी फ़ौजी जवानों ने मशीन के ज़रिए टेलीपैथिक इल्म और गैर मामूली समात और बसारत हासिल की है, वो गैर मामूली समात के ज़रिए दूर रहकर भी मेरी गुफ्तगू सुनते रहेंगे। इस तरह पहचान लेंगे कि मैं देवी जी नहीं प्रभा रानी हूँ। शाबाश, तुम हालात को खूब समझती हो। वैसे तो मैं अमरीकी और इसराइली टेलीपैथी जानने वालों से निमट लूँगी, लेकिन MIM का वो ख्याल ख्वानी करने वाला जो कई बार हेडक्वार्टर में आ चुका है, उससे मोहतात रहना ज़रूरी है। वो किसी भी तरह तुम्हें ना पहचान सके। मैं अपने भारतीय जवानों को टेलीपैथिक इल्म सिखाने वाली हूँ। ये बात MIM वालों को मालूम ना हो तो बेहतर होगा। आप मेरी आवाज़ और लहजे को बदल देंगी तो मेकअप के बाद ना कोई मुझे पहचान सकेगा और ना ही आपके इरादों को समझ सकेगा। वैसे मैं इस मौजू से हटकर बोल रही हूँ कि मुझे वो बच्चा बहुत याद आ रहा है। मैं कह चुकी हूँ वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, दुश्मन का फ्रॉड था। वो उसे ले गया है। तुम्हें बच्चे से इतना ही लगाव है तो मालूम करने की कोशिश करो कि उसे कौन ले गया है और कहाँ ले गया है। मैं तुम्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाती हूँ, तुम इस आवाज़ पर तवज्जो देती रहो। वो जितनी भी दूर होगी तुम उसकी गुफ्तगू सुनकर शायद मालूम कर सकोगी कि वो कहाँ है। देवी ने लकी 7 की आवाज़ और लहजे को ज़रा याद किया, फिर इसी आवाज़ और लहजे में बोलने लगी, प्रभा गौर से सुनो, मैं इसी लड़की की तरह बोल रही हूँ। इसके साथ एक मर्द भी है, वो दोनों इसी शहर में होंगे। वो बोली, अब मैं इस आवाज़ पर तवज्जो देती रहूँगी। वो नए बंगले में पहुँचने तक इसी आवाज़ पर तवज्जो देती रही। अगर लकी 7 जागती रहती और पारस से गुफ्तगू करती रहती तो प्रभा रानी उनकी तमाम गुफ्तगू से समझ सकती थी कि वो बाल्टीमोर के एक होटल में है
लेकिन लकी सेवन और पारस सो रहे थे, वो कुछ ना सुन सकी। फिर बंगले में पहुंचने के बाद वो मेकअप के जरिए चेहरा बदलने में मसरूफ हो गई। फिर देवी उसकी आवाज़ बदलती रही, उसे सिखाती रही कि आइंदा देवी जी बनकर लहजा किस तरह तब्दील करना चाहिए। सुबह 7 बजे लकी सेवन बेदार हुई। आंखें खोलते ही उसे अनजानी सी जगह महसूस हुई। वो सोचने लगी, मैं कहाँ हूँ, ये किसके बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। ये सोचते ही वो फौरन उठकर बैठ गई। होटल के कमरे को देखकर कुछ याद आया, फिर पारस पर नजर गई। वो एक सोफे पर सो रहा था। उसे पिछली रात की तमाम बातें याद आ गईं। उसे पारस की ये दूरी बहुत अच्छी लगी। अब तक जितने भी मर्द मिले थे उन्होंने एक ही बिस्तर में होने की जिद और ज़बरदस्ती की थी, फिर बिस्तर पर पहुंचने से पहले जहन्नुम में पहुंच गए थे। पारस की ये पारसाई उसे बहुत मुतासिर कर रही थी। वैसे पिछली रात से ही वो दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बिस्तर से उतरकर करीब आकर एक सोफे पर बैठ गई और उसे सोचती हुई नज़रों से देखने लगी। वो सोच रही थी, ये अच्छी बात नहीं है कि मैं आराम से बिस्तर पर सोती रही और ये अजनबी साथी मेरी खातिर सोफे पर बेआरामी से सो रहे। इसे जगाकर कहना चाहिए कि बिस्तर पर जाकर आराम करे। वो हाथ बढ़ाकर उसे जगाना चाहती थी, फिर रुक गई। दिमाग ने समझाया यह गहरी नींद में है, नींद टूटेगी तो शायद ये दोबारा इतने सुकून से ना सो सके। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाकर सोचने लगी, मैं किसी मिलने वाले से जल्द ही कतरा जाती हूँ, मगर इसमें ऐसी क्या बात है कि मैं एक अनजानी सी कशिश महसूस कर रही हूँ। वो इस कशिश को फिलहाल नहीं समझ रही थी। वो सोफे से उठकर गुस्ल करने के लिए बाथरूम में चली गई। यह अच्छा हुआ कि पारस सोता रहा और वो खामोशी से सिर्फ सोचती रही। अगर उसे बेदार करके गुफ्तगू करती तो दूसरी तरफ प्रभा रानी और देवी को उन दोनों का सुराग मिल जाता। प्रभा रानी मेकअप मुकम्मल होने तक अपनी नई आवाज़ और लहजे को जहन नशीन करती रही और वक्तन फ़वक्तन लकी सेवन की आवाज़ पर तवज्जो देती रही। देवी ने कहा, तुम तमाम रात जागती रही हो, मेकअप मुकम्मल हो चुका है, 6 घंटे के लिए सो जाओ, मैं बाद में तुमसे रब्ता करूंगी। देवी भी आराम करने चली गई। प्रभा रानी ने अपनी ख्वाबगाह में आकर बिस्तर पर लेटकर ब्रादर कबीर को याद किया। उसके साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हात ने उसे बेचैन किया तो उसने आंखें बंद कर लीं। दिमाग को नींद के मरकज़ पर लाकर हदायत दी, फिर 6 घंटे के लिए सो गई। लकी सेवन गुस्ल वगैरह से फारिग होकर बाथरूम से बाहर आई तो वो बड़ा सोफा खाली था। पारस बेड पर सो रहा था। उसकी आंखें पहले की तरह बंद थीं। वो करीब आकर बोली, तुम जाग रहे थे और मुझे फ़लसफ़ी बना रहे थे। वो आंखें खोलकर बोला, मैं दिमाग को हदायत देकर सोता हूँ कि कोई गैर मामूली बात हो या कोई मेरे करीब आए तो आंख खुल जाए। जब तुम सोफे के पास आई तो मैं बेदार हो गया था। तो फिर मुझे फ़लसफ़ी क्यों बना रहे थे? तुम्हारी ज़ुबान समझने के लिए एक उम्र लगेगी। ये फ़लसफ़ी बनाना क्या होता है? उसने पूछा। वो कौन सा परिंदा है जो तमाम रात आंखें फाड़कर खला में किसी फ़लसफ़ी की तरह देखता और सोचता रहता है? उस परिंदे को उल्लू कहते हैं। वो बोली, यही मैं कह रही थी। खुद को उल्लू नहीं कह सकती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि जाग रहे थे तो सोने का बहाना करके मुझे फ़लसफ़ी क्यों बना रहे थे? आइंदा नहीं बनाऊंगा। इतना बता दो किस सियारे की मखलूक हो? तुम्हारे अल्फाज सुनकर पेट में दर्द होने लगता है। तुम किस सियारे की मखलूक हो? सीधी सी बात हजम नहीं कर पाते और पेट में दर्द ले बैठते हो। बाय द वे, तुम बिस्तर छोड़कर सोफे पर क्यों सो रहे थे? कल रात मेरी शादी हुई थी। मैं सोफे पर अपनी दुल्हन के साथ सो रहा था। कहाँ है वो दुल्हन? मुझे तो नजर नहीं आ रही। जिस बच्चे को पहली बार तुमने हाथों में लिया था, क्या वो बच्चा नजर आया था? नहीं, बाद में नजर आया था। मेरे साथ जो भी रहता है या रहती है वो अक्सर नजर नहीं आती। देखो, फिर मुझे फ़लसफ़ी न बनाओ। पारस ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर रूम सर्विस के लिए मुलाजिम को बुलाया, फिर रिसीवर रखकर बोला, मैं अभी साबित करूंगा कि मेरे साथ रहने वाले कभी कभी नजर नहीं आते। दरवाजे पर दस्तक हुई। पारस ने उठकर दरवाजे के करीब आकर पूछा, कौन है? बाहर से होटल के मुलाजिम ने कहा, रूम सर्विस। उसकी आवाज़ सुनते ही पारस उसके अंदर पहुंच गया। उसके दिमाग पर मुसल्लत होकर दरवाज़ा खोलकर पीछे हट गया। मुलाजिम ने अंदर आकर पूछा, फरमाइए जनाब। पारस ने कहा, गर्मा गर्म नाश्ता और चाय ले आओ, और ये बताओ कितने अफराद का नाश्ता लाओगे? वो बोला, जनाब आप यहाँ तनहा हैं, एक ही का नाश्ता लाऊंगा। लकी सेवन ने आगे बढ़कर वेटर से पूछा, क्या तुम अंधे हो? ये तुम्हें नजर आ रहा है, मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? वेटर ने पारस की मर्जी के मुताबिक कहा, जनाब यहाँ किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही है। पारस ने कहा, फिर तो इस लड़की के लिए भी नाश्ता ले आओ, शायद वो गैर मौजूद रहकर नाश्ता करे। वो जाने लगा तो लकी सेवन ने तेजी से चलकर उसके सामने आकर पूछा, अरे मैं मौजूद हूँ और तुम्हें नजर नहीं आ रही हूँ, जरा गौर से देखो। वेटर कमरे से जाने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे टकरा गया, फिर बोला, जनाब मुझे यूँ लगता है जैसे मैं किसी लड़की से टकरा गया हूँ। पारस ने लकी सेवन का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहा, अब जाओ, अब तुम किसी से नहीं टकराओगे। वेटर बाहर चला गया। पारस ने उसके दिमाग पर से अपना तसल्लत खत्म किया। सिर्फ इतना याद रहने दिया कि उसे 2 अफराद के लिए नाश्ता लाना है। लकी सेवन हैरान पारस के पास खड़ी थी। वो बोला,
क्या यकीन आया कि मेरे करीब रहने वाले अफराद कभी कभी नजर नहीं आते? जब वो नाश्ता लेकर आएगा तो तुम नजर आने लगोगी, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसे तुमने कल रात खुद अपनी आंखों से पहले गैर मौजूद और फिर मौजूद देखा था। वो हैरानी से बोली, वाकई ये तो बड़ी हरीफ बात है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम शायद कहना चाहती हो कि ये बड़ी अजीब बात है। अजीब नहीं, हरीफ कह रही हूं। तुम्हारी समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि मेरी मौजूदगी में यहां किसी नादीदा दुल्हन को लेकर आओगे तो वो मेरी हरीफ होगी? पारस ने अपना सर पकड़ लिया। वो बोली, कहाँ है वो? उसे कहो अब नजर आ जाए। वो जा चुकी है। फिर कभी आएगी तो तुम्हें दिखाई देगी। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे यहां कोई नहीं आएगी। ठीक है, तुम तो शाम को मुझसे बिछड़ जाओगी। तुम कौन होते हो मुझे खुद से जुदा करने वाले? सिर्फ 2-4 दिन की जुदाई होगी, फिर हम मिलेंगे। तुम शाम को मेरे भाई और होने वाली भाभी के साथ कहीं जाओगी। ये तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? वो दोपहर तक वॉशिंगटन पहुंचने वाले हैं। हम नाश्ता करने के बाद वहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। तुम कल से बहुत अच्छे लग रहे थे, अब बहुत खराब लग रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। पारस ने मुझे मुखातिब किया, फिर कहा, पापा ये लकी सैमन प्रॉब्लम बन जाएगी। ये सानी और अली के साथ जाना नहीं चाहती, आप इसे समझाएं। अच्छी बात है, अभी समझाता हूँ। मैंने ख्याल खोने की परवाज़ की और लकी सैमन के दिमाग में पहुंचा तो वो पहले हंसी और फिर उसने सांस रोक ली। मेरी सोच की लहरें वापस आ गईं। मैं भूल गया था कि जनाब तबरेज़ी ने उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। मैं दोबारा जाऊंगा तो वो फिर गुदगुदी महसूस करेगी। मैंने ख्याल खोनी के जरिए जनाब तबरेज़ी की खिदमत में पहुंचकर सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देकर कहा, ठीक है जाओ, मैं उसे समझा दूंगा। मैंने पारस के पास आकर कहा, यह लड़की हमारे बस की नहीं है। इसे मोहतरम तबरेज़ी अभी हमारी मौजूदा मुहिम के लिए कायल करेंगे। फिर मैंने और पारस ने देखा, वो एक सोफे पर जाकर बैठ गई थी और गुमसुम सी खला में तक रही थी। हमने समझ लिया कि उसे बुजुर्ग मोहतरम से हदायत मिल रही हैं और इन लम्हात में वो रूहानी टेलीपैथी के ज़ेर असर है। पारस ने पूछा, आप शहनाज और परवीन के साथ हिंदुस्तान कब जा रहे हैं? अब से 20 घंटे बाद एक फ़्लाइट में सीटें रिजर्व हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के इंतहा पसंद हिंदू बम्बई से हज़ारों मुसलमानों को गैर मुल्की कहकर इस शहर से निकालना चाहती हैं। मैं टेलीपैथी के जरिए ऐसे कागजात तैयार करा रहा हूँ कि वहाँ हमें कोई गैर मुल्की मुसलमान नहीं कह सकेगा। वो कागजात साबित करेंगे कि हम बम्बई में अपने आबो अजदाद के ज़माने से रहते आ रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ काम रह गया, मैं जा रहा हूँ। मैं वहाँ से चलाया। लकी सैमन इसी तरह गुमसुम बैठी हुई थी। आधे घंटे बाद वेटर नाश्ते की ट्रॉली लेकर आया, फिर चला गया। उसके जाने के बाद लकी सैमन ने चौंक कर पूछा, नाश्ता आ गया? हाँ आ जाओ, कल रात से भूखा हूँ। तुम शायद कुछ सोच रही थी। वो सेंटर टेबल के अतराफ बैठ गए। वो नाश्ता शुरू करते हुए बोली, मैं तुम्हारी बातें मान लिया करूंगी, तुम मेरी बातें जान लिया करो। पारस ने पूछा, ये तुम्हारी आवाज़ और लहजा क्यों बदल गया है? अभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरे साथ तुम्हें भी अपनी आवाज़ और लहजे को बदलना चाहिए। मेरी बात मानोगे ना? पारस ने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर उसे सोचती हुई नज़रों से देखा। ये समझ में आ गया कि आवाज़ और लहजा बदलने की हदायत मोहतरम तबरेज़ी की तरफ से मिली है। इसके साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो ये बात भुला चुका था कि देवी के पास गैर मामूली समात रखने वाले आलयकार भी हैं। वो उनके जरिए उसका और लकी सैमन का सुराग लगा सकती है। लकी सैमन ने पूछा, क्या सोच रहे हो? वो दूसरी आवाज़ और लहजे में बोला, तुम सुन रही हो, मैंने तुम्हारी बात मानकर आवाज़ बदल ली है, लेकिन तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो। अब इनकार नहीं करूंगी। तुम्हारे भाई और होने वाली भाभी के साथ जहां कहोगे जाऊंगी और जो कहोगे उस पर अमल करूंगी। फिर जब भी बुलाओगे सैंडल के बाल आऊंगी। पारस ने कराहते हुए कहा, खाते वक्त पेट में दर्द पैदा कर रही हो। देखो, जब कोई अपना बुलाए तो बड़ी अपनाइयत से आने को सर के बाल आना कहते हैं। आज तक किसी फलसफी ने भी किसी इंसान को सर के बाल आते जाते नहीं देखा होगा, पैरों से आते जाते हैं। चूंकि पैरों में सैंडलें होती हैं इसलिए सैंडल के बाल आऊंगी। पारस ने नाश्ता खत्म करने तक फिर कोई बात नहीं की। लड़कियां फूल लेकर आती हैं और वो वाहिद हसीना थी जो फूल पर सैंडल को तरजीह दे रही थी। उन्होंने नाश्ता करने के बाद होटल छोड़ दिया। फिर एक टैक्सी में बैठकर वॉशिंगटन रवाना हो गए। वो किराए की कार भी हासिल कर सकते थे, लेकिन लॉन्ग ड्राइव का मूड नहीं था। पिछली सीट पर आराम से बैठकर सफ़र करते रहे। ख्याल ख्वानी के जरिए सानी और अली से रब्ता रहा और प्लानिंग होती रही कि आइंदा उन्हें क्या कुछ करना है। वो दोपहर को वॉशिंगटन पहुंच गए। 1 घंटे बाद सानी और अली भी वहां आ गए। पारस ने लकी सैमन का उनसे तारुफ कराया। फिर वह किराए की कार लेकर उसमें बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करते हुए पूरे शहर में घूमते हुए ज़रूरी बातें भी करते रहे और वक्त भी गुजारते रहे। पारस खास तौर पर लकी सैमन को समझा रहा था कि उसे अली के साथ रहकर कितना अहम रोल अदा करना है। मोहतरम तबरेज़ी की आमद ने उसके दिमाग में इनकलाबी तब्दीली पैदा की थी। वह मंसूबे के एक एक पहलू को समझती जा रही थी। पारस ने उसे इन गैर मामूली गोलियों के मुतल्लिक भी अच्छी तरह समझा दिया था। इस तरह वो वक्त गुजारते हुए शाम के 6 बजे आर्मी हेडक्वार्टर के करीब पहुंच गए। इस दौरान सानी ख्याल ख्वानी के जरिए देवी का लहजा इख्तियार करके सुपर मास्टर वगैरह की मसरूफियात मालूम करती रही थी। उसने कहा, देवी के 7 भारतीय जवानों, दाऊद मंडोला के 2 यहूदी जवानों और सुपर मास्टर के 3 फौजी अफसरान को मशीन के खुफिया अड्डे तक पहुंचाने के लिए
यहाँ हेडक्वार्टर में लाया गया है। ये तमाम अफराद आर्मी की सख्त निगरानी में आधे घंटे के बाद यहाँ से रवाना होने वाले हैं। अब लक्की 7 और अली को भी जाना चाहिए। अली ने जेब से एक छोटी सी डिब्बियाँ निकाली। पारस ने साया बनाने वाली चंद गोलियां उसे भी दी थी। उसने एक गोली का इतना छोटा सा टुकड़ा कर लिया जिसके असर से वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक साया बन करे। उसने वो टुकड़ा लकी 7 को दिखाकर कहा, ये देखो मैं ऐसे निकल रहा हूँ, यही तुम्हें भी करना है। उसने गोली के उस टुकड़े को मुंह में डालकर निकल लिया। फिर देखते ही देखते गोश्त पोस्त का जिस्म तहलील होकर एक साय में तब्दील हो गया। लकी 7 ने बड़े अफसोस के साथ उसे देखा। फिर सानी के सर पर हाथ रखकर कहा, बहन सब्र करो, बेचारा बड़ी खूबियों का मालिक था, तुम्हारे सेहरे के फूल खिलने से पहले मुरझाकर साया बन गए। सानी और पारस बेख्तियार हंसने लगे। सानी ने कहा, अब तुम भी यही अमल करो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम भी पारस को जुदाई का सदमा दे गई हो। पारस ने अपनी डिबिया में से गोली का एक छोटा सा टुकड़ा उसे दिया। उसने मुंह में से डालकर निकल लिया। फिर दूसरे लम्हे में तहलील होते हुए साया बन गई। अली के साय ने उसे कहा, मेरे साथ चलो, हम ज़्यादा से ज़्यादा तारीकी में रहेंगे। अगर देख लिए जाने का खदशा होगा तो किसी के भी जिस्म में समा जाना। वो दोनों साय कार से बाहर चले आए। अली उसे गाइड करता रहा और समझाता रहा कि जब देवी और सुपर मास्टर के रंगरूट ट्रांसफार्मर मशीन के पास पहुंच जाएं तो वो मशीन से गुजरने वाले किसी रंगरूट के जिस्म में समाकर उस वक्त तक उसके अंदर रहे जब तक अली उसे बाहर आने को नहीं कहे। सानी और पारस कार में रह गए थे। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोली, तुम साया बनकर आर्मी हेडक्वार्टर में काफ़ी दिनों तक रह चुके हो, इसलिए अली के पास रहो। उसे और लकी 7 को सुपर मास्टर के दफ्तर या ऐसे क्वार्टर में पहुंचा दो जहां टेलीपैथी सीखने वाले रंगरूटों को बिठाया गया है। पारस ख्याल ख्वानी में मसरूफ रहा। इधर पारस और सानी, उधर लकी 7 और अली बड़े मसरूफ रहे, अपने मंसूबे पर अमल करते रहे। देवी और सुपर मास्टर इस ट्रांसफार्मर मशीन के खुफिया अड्डे में पहुंचने के बाद इसी खुशफहमी में रहे कि अमेरिका, इसराइल और भारत के कुल 12 ज़हीन अफराद इस मशीन से गुजर रहे हैं, जबकि रात 2 बजे तक 14 अफराद मशीन से इस्तिफादा कर चुके थे। सुबह से पहले उन सबको हेडक्वार्टर के अस्पताल में लाया गया। डॉक्टर उनका तिब्बी मुआयना करके मुतमईन हो गए थे कि वो सब नॉर्मल है। ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के दौरान बेहोशी तारी रहती है, फिर यह बेहोशी कम से कम 12 घंटे तक कायम रहती है। होश में आने के बाद वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर रहते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता पहले दिमागी तवानाई हासिल होती है। जैसे जैसे दिमाग सेहतमंद होता जाता है वैसे वैसे जिस्मानी तवानाई भी बहाल होती रहती है। सानी ख्याल ख्वानी के जरिए अली की खैरियत मालूम करती रहती थी, लेकिन लकी 7 एक प्रॉब्लम थी। अगर उसकी खैरियत मालूम करने के लिए दिमागी रब्ता किया जाता तो उसे गुदगुदी होने लगती, वो बेख्तियार हंसने लगती। फिर उसका साया जिसके अंदर होता वो बुखला जाता कि उसके अंदर से किसी लड़की की हंसी की आवाज़ कैसे आ रही है। उसे सिर्फ मोहतरम तबरेज़ी की आमद से गुदगुदी नहीं होती थी, वो यकीनन इस अजूबे की खैरियत से वाकिफ़ होंगे। अगर उसे कोई मसला दरपेश होता तो बुजुर्ग मोहतरम हमें ज़रूर उसके बारे में कोई हदायत देते। फिर भी हम चाहते थे कि उससे हमारा राब्ता रहे, कुछ तो मालूम हो कि वो कभी सुकून से एक जगह ना रहने वाली किसी के अंदर साया बनकर सुकून और खामोशी से कैसे वक्त गुजारी है। सानी ने अली से कहा, वो कभी नॉर्मल रहती है, कभी एबनॉर्मल हो जाती है, प्लीज़ मालूम करो वो इतनी खामोशी से एक जगह कैसे रह रही है। जब दूसरी रात आधी गुजर गई तो अली एक अमरीकी फ़ौजी अफसर के जिस्म से बाहर आया। इस अफसर ने टेलीपैथी का इल्म तनहा नहीं हासिल किया था, अपने अंदर अली को भी लेकर इस मशीन से गुजरा था। इस वक्त वो अफसर सो रहा था। अली इस कमरे के दरवाजे पर आया। वहाँ एक मुसल्ला फ़ौजी खड़ा हुआ था। हस्पताल में नीम तारीकी थी। अली का साया उन दीवारों पर से गुजरने लगा जहाँ जहाँ तारीकी या नीम तारीकी थी। उसे मालूम था कि लकी 7 एक भारतीय जवान के अंदर समाई हुई थी। वो इस टेलीपैथी सीखने वाले जवान के कमरे में आया, लेकिन उसका बिस्तर खाली था। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ वो जवान नजर आया। उसकी हालत से अंदाज़ा हो रहा था कि वो तकलीफ़ में मुब्तला है। बड़ी मुश्किलों से लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर आ रहा था। फिर उसने मुसल्ला फ़ौजी से कहा, मुझे सहारा दो और डॉक्टर के पास ले चलो, हमारी देवी जी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मुसल्ला फ़ौजी ने उसे सहारा देकर वापस बिस्तर पर लिटा दिया। फिर डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ता हुआ चला गया। अली ने उसके अंदर आकर लकी 7 के साय से मिलना चाहा, लेकिन वहाँ उसका साया नहीं था। उस वक्त सानी और पारस अली के अंदर थे। अब अली भी ख्याल ख्वानी कर सकता था। वह तीनों उस बीमार भारतीय टेलीपैथी जाने वाले के अंदर पहुंचे। वो कमज़ोरी के सबब उनके ख्यालात की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई मोहलिक चीज़ उसके जिस्म के अंदर फैलती जा रही है और उससे ज़िंदगी दूर होती जा रही है। वो बार बार देवी को पुकार रहा था। डॉक्टर एक असिस्टेंट और नर्स के साथ तेज़ी से चलता हुआ आया। फिर उसका मुआयना करते हुए पूछने लगा, आपको अचानक क्या हो गया? मैं कुछ नहीं जानता। हमारी देवी जी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। फिक्र ना करो, हमारे सुपर मास्टर तक खबर पहुंच गई है। वो देवी जी, डॉक्टर कहते कहते रुक गया। टेलीपैथी जाने वाले मरीज ने एक हिचकी ली थी, फिर उसके दीदे फैल गए। डॉक्टर ने उसके सीने पर हाथ रखा। दिल की धड़कनें तमाम हो चुकी थीं। वो असिस्टेंट से बोला, ये तो मर चुका है, फ़ौरन सुपर मास्टर को इतला दो।
फिर उसने कहा कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर लीव्स के पास पहुंचा दिया जाए। उसी वक्त देवी ने डॉक्टर के अंदर आकर पूछा, ये कैसे हो गया? मुझे 2 घंटे पहले बताया गया था कि यह बिल्कुल नॉर्मल है। यस मैडम, मैंने खुद इसे चेक किया था। ये बहुत जीदार था। दूसरे टेलीपैथी जाने वालों के मुकाबले में तेजी से सेहतियाब हो रहा था। वो गुस्से से गरज कर बोली, तो फिर यह कैसे मर गया? इसकी मौत की वजह कैसे मालूम होगी? आप नाराज ना हो, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से वजह मालूम हो जाएगी। अलीस लाश के अंदर से निकलकर बराबर कमरे में दूसरे भारतीय टेलीपैथी जाने वाले रंगरूट के अंदर आ गया। लक्की सैमन को तलाश कर रहा था मगर वो नहीं मिल रही थी। वो भी समझ रहा था कि ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब करेगा तो वह बेख्तियार हंसने लगेगी। यूं जाहिर हो जाएगा कि कोई लड़की साया बनकर वहां मौजूद है। अली और पारस नहीं चाहते थे कि साया बनने वाली बात फिर जाहिर हो। वो देवी को खुशफहमी में रखना चाहते थे कि साया बनने वाली गैर मामूली गोलियां किसी जगह छुपी हुई हैं और MIM वाले भी उन गोलियों से महरूम हो चुके हैं। वो उसे तलाश करता हुआ डॉक्टर के अंदर आया। वो रिपोर्ट लिख रहा था कि उस भारतीय टेलीपैथी जानने वाले की मौत जहर से हुई है। पारस, सानी और अली समझ गए कि लक्की सैमन के जहर ने काम दिखाया है। वो जिसके अंदर थी उसके अंदर थूक कर चली गई होगी, तो वो जहरीला थूक उसके जिस्म में फैलकर उसकी हलाकत का सबब बन गया होगा। देवी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मालूम हुई तो वो एक एक डॉक्टर की चोर ख्यालात पड़ने लगी। पहली बार जब पारस ने साया बनकर उसके 6 भारतीय टेलीपैथी जानने वालों को हलाक करने का जो तरीका इख्तियार किया था वो ये था कि उसने एक डॉक्टर को अलाकार बनाकर उसके जरिए उन 6 देवी के पुजारियों को जहरीले इंजेक्शन से ख़त्म किया था। देवी का ख्याल था कि इस बार भी ऐसी कोई हरकत की गई है, लेकिन तमाम डॉक्टरों के चोर ख्यालात ने बताया कि वो किसी के अलाकार नहीं थे। फिर मरने वाले के जिस्म में किसी इंजेक्शन की सुई का निशान भी नहीं था। यह सोचा नहीं जा सकता था कि किसी सांप ने आकर डस लिया होगा, क्योंकि उस लाश के जिस्म के किसी हिस्से में भी डसने का निशान नजर नहीं आ रहा था। इस तरह यह हलाकत एक मुअम्मा बन गई थी कि मरने वाले के अंदर किस तरह जहर पहुंचा था या पहुंचाया गया था। रात के 2 बज गए थे। सुपर मास्टर और तीनों अफवाज के आला अफसरान की नींदें उड़ी हुई थीं। देवी उन पर बरस रही थी और कह रही थी कि उसके एक टेलीपैथी जानने वाले को खाने या पीने की किसी चीज़ में जहर दिया गया और जिसने भी यह हरकत की थी वो उसके दिमाग में अभी तक नहीं पहुंच पाई। इतने बड़े आर्मी हेडक्वार्टर में एक साजिश हुई है और साजिश का पता चलाने और मुजरिम तक पहुंचने में इतनी देर हो रही है। अगर यही होता रहा तो यह हेडक्वार्टर दुश्मनों के लिए खेल का मैदान बन जाएगा। वो जब चाहेंगे मौत का खेल खेलेंगे और रूपोश हो जाया करेंगे। वो बरस रही थी और तमाम फौजी अकाबरीन सर झुकाए सुन रहे थे और तशवीश में मुब्तला हो रहे थे कि उनका हेडक्वार्टर महफूज नहीं है। ऐसे वक्त तो फ़ोन की घंटी बजी। सुपर मास्टर ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक डॉक्टर ने कहा, सर बहुत बुरी खबर है, देवी जी का एक और टेलीपैथी जाने वाला हलाक हो गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत भी एक ही तरह के जहर से हुई है। देवी को और ज़्यादा बरसना चाहिए था लेकिन उसे चुप सी लग गई। उसे याद आ गया MIM के एक ख्याल ख्वानी करने वाले ने पहले 6 भारतीय टेलीपैथी जानने वालों की हलाकत के बाद एक रुक्का लिखकर सुपर मास्टर की मेज़ पर रखा था कि जब तक कश्मीर से भारतीय फौज की वापसी नहीं होगी और कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आज़ादी नहीं दी जाएगी, तब तक देवी अपने भारत के लिए एक भी टेलीपैथी जानने वाला पैदा नहीं कर सकेगी। वो पहले 6 मारे गए थे। देवी ने इतने ज़बरदस्त अमली चैलेंज के बावजूद फिर 7 अदद भारतीय टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा कर लिया था। इन 7 में से अभी 2 मारे गए थे, 5 रह गए थे। चैलेंज करने वाले ज़बरदस्त थे, बाकी 5 की मौत भी हो सकती थी। उसने सुपर मास्टर से कहा, फ़ौरन 5 गाड़ियाँ मंगवाओ। मैं अपने टेलीपैथी जानने वालों को यहाँ नहीं रहने दूंगी, यहाँ मौत है। फ़ौरन मेरे 5 आदमियों को अलग अलग गाड़ियों में बिठाओ। उन गाड़ी के ड्राइवरों को योगा का माहिर होना चाहिए ताकि दुश्मन उनके ख्यालात ना पढ़ सकें, ये ना मालूम कर सकें कि मैं अपने आदमियों को किस जगह पहुंचा रही हूँ। उसके हुक्म की फ़ौरन तामील होने लगी। देवी हिफाजती तदाबीर कर रही थी, मगर ये परेशानी थी कि अगर MIM के ख्याल ख्वानी करने वाला ऐसी वारदात कर रहा है तो वो 5 टेलीपैथी सीख जाने वाले भारतीयों के दिमागों में पहुंचेगा, क्योंकि वो 5 अभी मुकम्मल दिमागी तवानाई से महरूम थे और किसी दुश्मन को अपने अंदर आने से नहीं रोक सकते थे। उसने 3 अमरीकी और 2 यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों के अंदर जाकर हुक्म दिया कि वो इन 5 के दिमागों में मुस्तकिल मौजूद रहें। दुश्मन अगर कोई चाल चले तो इस चाल का तोड़ करें। इन 5 को फिलहाल दवा और दूसरी खाने की चीज़ें इस्तेमाल ना करने दें, हत्ता कि एक घोंट पानी पीने की भी इजाज़त ना दें। अस्पताल के सामने गाड़ी आ गई थी। इन 5 को 5 अलग गाड़ियों में बिठाया गया। 2 गाड़ियों के ड्राइवरों ने सुपर मास्टर से कहा, सर थोड़ी देर पहले हमने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था और फ़ौरन सांस रोक ली। सुपर मास्टर और फौजी अफसरान ने 5 गाड़ियों के पास जाकर देवी के एक एक टेलीपैथी जानने वाले के सामने कहा, अगर MIM या किसी मुखालिफ पार्टी का ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद हो तो वो हमारे किसी फौजी मातियत को अलाकार बनाकर हमसे गुफ्तगू करे। हम दुश्मनी नहीं दोस्ती चाहते हैं, प्लीज़ कोई समझौता करें। पारस ने देवी के एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़ुबान से कहा, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अजनबी नहीं हूँ।
पहले भी आता रहा हूँ। हमारे मरहूम सरबरा ब्रादर कबीर ने कहा था कि जब तक कश्मीर से भारतीय फौजी वापस नहीं जाएंगे और कश्मीरियों को उनके जायज़ हकूक नहीं दिए जाएंगे, तब तक देवी अपना कोई नया टेलीपैथी जानने वाला पैदा न करे, वरना वो यहाँ से जिंदा सलामत नहीं जाएंगे। देवी ने पूछा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? जब तक तुमसे रिश्ता नहीं होगा अकेला ही रहूंगा, वो नागवारी से बोली। मुझसे गुस्ताखी ना करो, वरना तन्हा ही दुनिया से चले जाओगे। तुम्हारे सामने मेरा वजूद होगा तब दुनिया से रुखसत करोगी, और रुखसती उस वक्त होती है जब शादी हो जाती है। अभी तो हमें एक दूसरे के घर का पता भी मालूम नहीं है। क्या तुम संजीदगी से नहीं बोलोगे? पहले तो तुमने ये कहकर संजीदगी खत्म कर दी कि मैं यहाँ अकेला हूं या नहीं। एक औरत यह सवाल करे तो दिल में गुदगुदी होती है और संजीदगी भाग जाती है। क्या तुम हमें बातों में लगाकर मेरे दूसरे आदमियों को भी मारना चाहते हो? पारस ने पूछा। तुम्हारे दूसरे आदमी यानी कितने आदमी रखती हो? मैंने यही देखा है कि एक शरीफ औरत का एक ही आदमी होता है, वो झुंझलाकर सुपर मास्टर से बोली। इस नामाकूल से तुम ही बात करो। यानी इतने बड़े मुल्क का सुपर मास्टर इतना नामाकूल है कि वो सिर्फ नामाकूल अफराद से गुफ्तगू करता है। नामाकूल बदचलन औरत। शादी से पहले 6 टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए। उनकी चिताएं ठंडी भी नहीं हुई थी कि मजीद 7 पैदा करके अपनी बेहयाई का सबूत दे दिया। वो अपने आलाकार के जरिए चीख कर बोली, बकवास मत करो, मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ, मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगी। अली ने एक फौजी आलाकार के जरिए कहा, देवी जी शांत हो जाओ, मैं MIM का नया सरबरा बोल रहा हूँ। अभी जो बातें कर रहा हूँ वो यकीनन हमारा ख्याल ख्वानी करने वाला है, लेकिन ये ब्रादर कबीर से इतनी मोहब्बत और अकीदत रखता है कि मरहूम के फैसले के मुताबिक तुम्हारे किसी टेलीपैथी जानने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, जबकि मैं नए सरबरा की हैसियत से अपनी तंजीम की पॉलिसियां बदल रहा हूँ। मैंने इस जुनूनी मुजाहिद को समझाया है कि हम देवी से दोस्ती करके कश्मीर का मसला हल करेंगे। देवी ने खुश होकर कहा, मैं नए सरबरा को खुशामदीद कहती हूँ। आप अमन मान का रास्ता इख्तियार करना चाहती हैं, मैं इस रास्ते पर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। पारस ने कहा, हमारे सरबरा ब्रादर मुनीर की घरवाली इनके सर पर सवार रहती है, वो तुम्हें कदम से कदम मिलाकर चलने नहीं देगी। अली ने कहा, मैं देवी जी के सामने तुम्हें समझाता हूँ, फजूल बातों से परहेज करो। मैं तुम्हारे तरीक़ेकार को अच्छी तरह समझता हूँ। यहाँ तुमने देवी जी के 2 आदमियों को मारकर इन्हें यह फैसला करने पर मजबूर कर दिया है कि ये अपने बाकी आदमियों को यहाँ से ले जाएं। हेडक्वार्टर से दूर वाशिंगटन शहर में तुम इन 5 को इस तरह हलाक करोगे कि शहर में दहशत फैल जाएगी। प्रेस वाले इल्ज़ाम देंगे कि इतने बड़े आर्मी हेडक्वार्टर की गाड़ियों में आने वाले इसलिए शहर में मारे गए कि अमरीकी फ़ौज अपने हेडक्वार्टर में उनकी हिफाजत नहीं कर सकती। फ़ौज के एक आला अफसर ने कहा, वाकई हमने इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि ये 5 शहर में मारे जाएंगे तो फ़ौज की बदनामी होगी। सुपर मास्टर ने कहा, मिस्टर ब्रादर मुनीर, यह जो टेलीपैथी जानने वाला आपका मुजाहिद है, इसका नाम क्या है? आप सरबरा हैं, इसे आपके अहकामात की तामील करना चाहिए, प्लीज़ इसे समझाएं। अली ने कहा, हमारे मुजाहिदीन टेलीपैथी जानने वालों के नाम नहीं नंबर होते हैं, ये जो अभी मौजूद है इसे 04 कहते हैं। ये तमाम मामलात में मेरे अहकामात की तामील करता है, लेकिन कश्मीर के मामले में मुझसे बागी हो जाता है। मैं और मेरे दूसरे मुजाहिदीन इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ नहीं आता है। ब्रादर कबीर के पास साया बनाने वाली जितनी गोलियां और फार्मूले थे वो सब 04 के पास हैं। क्या? देवी ने ऐसी मायूसी से कहा जैसे एक बड़ी बाजी हार गई हो। क्या वाकई इतना जबरदस्त हथियार 04 के पास है? अली ने कहा, इसी हथियार से वो आपके 2 आदमियों को हलाक कर चुका है। आप और डॉक्टरों की समझ में नहीं आया कि हलाक होने वालों के अंदर जहर कैसे पहुंच गया था। अब आप समझ सकती हैं कि वो 04 साया बना हुआ है, वो किसी के भी अंदर जाता है, जहर का एक कतरा उसके जिस्म के अंदर टपकाता है और वहां से निकल आता है। सुपर मास्टर ने कहा, ओ गॉड, अब समझ में आया कि मरने वालों के जिस्म में साए के जरिए जहर फैल गया है। देवी ने कहा, मिस्टर ब्रादर मुनीर, आप किसी तरह इसे इंतकामी कार्रवाई से बाज रखें। देवी जी, आपने अभी इसकी बातें सुनी है। वो गैर मामूली गोलियां हासिल करके गोया अपनी ज़ात में एक अलग सरबरा बन गया है। बज़ाहिर हमारा वफादार है, लेकिन इसका अमल इसे बागी साबित करता है और वो बड़ी चालबाजी से मुझे भी बेबस और मजबूर कर देता है। आप जैसे सरबरा को कैसे मजबूर कर देता है? बात यह है कि मेरी घर वाली ज़रा बदमिजाज है। इस कमबख्त 04 ने उसे एक नन्ही सी गोली खिलाकर उसे साया बनाकर तुम्हारे एक रंगरूट के अंदर भेज दिया था। जब वो रंगरूट ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरा तो उसके अंदर रहने वाली मेरी बीवी भी मशीन से गुजरी और इस तरह उसने टेलीपैथी सीख ली। सुपर मास्टर और तमाम फौजी अफसरान एक दूसरे को तशवीश भरी नज़रों से देखने लगे। ये तशवीश देवी को भी थी कि जब तक 04 यानी पारस के पास वो गोलियां रहेंगी वो किसी को भी साया बनाकर ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारता रहेगा और भारत के जो अफराद टेलीपैथी का इल्म हासिल करेंगे उनके अंदर पहुंचकर जहर से उन्हें हलाक करता रहेगा। वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोली, ये 04 बहुत ख़तरनाक हो गया है। जब तक वो इन गोलियों से महरूम नहीं होगा तब तक हमारी लालमी में हमारी मशीन से अपने वफादार टेलीपैथी जानने वाले पैदा करता रहेगा। एक फौजी अफसर ने कहा,
इस बार हमने अपने 12 अफराद को मशीन से गुजारा था। हो सकता है इसने भी अपने 12 वफादारों को साया बनाकर हमारे अफराद के अंदर पहुंचाकर इन सबको टेलीपैथी सिखाई हो। जब इंसान को आसानी से बेइंतहा ताकत हासिल होने लगे तो वह ज़रूर आखिरी हद तक कुव्वतें हासिल करता रहता है। देवी ने पूछा, मिस्टर ब्रादर मुनीर, क्या वो इस तरह तुम्हारे खिलाफ भी महाज नहीं बना रहे, बल्कि वह तुमसे ज़्यादा मुस्तहकम होता जाएगा? उसके पास सिर्फ टेलीपैथी जाने वालों की फौज रहेगी। अली ने कहा, मैं इस खतरे से निमटने के लिए आपका और सुपर मास्टर का ताउन चाहता हूँ। जब तक 04 हमारे काबू में ना आए आप लोग नए टेलीपैथी जाने वाले पैदा न करें। अगर करेंगे तो आपके तमाम रंग रूटों के अंदर 04 के दूसरे वफादार पहुंचकर ये इल्म हासिल करते रहेंगे। फिर जैसा कि अभी हो रहा है वो आपके टेलीपैथी जाने वालों को हलाक करके उनकी तादाद कम और अपने टेलीपैथी जाने वालों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। एक आला अफसर ने कहा, यह नुकता बहुत अहम है। वो ट्रांसफॉर्मर मशीन हमारी है और फ़ायदा दुश्मन उठा रहे हैं। हम खुश फहमी में हैं कि वो सिर्फ देवी के आदमियों को हलाक कर रहे हैं। हो सकता है कि वो दूसरे हथकंडों से हमारे और इसराइल के ख्याल ख्वानी करने वालों को दरपर्दा अपना मामूल और ताबेदार बना रहो। देवी ने कहा, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। वो 04 बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। ब्रादर कबीर ने अपनी ज़िंदगी में इन गोलियों का इस्तेमाल ऐसी चालाकी से नहीं किया था जैसे ये कर रहा है। उसी वक्त इत्तला मिली कि देवी के मजीद 2 आदमी तकलीफ से तड़प रहे हैं। डॉक्टर अब समझ गए थे कि उनके अंदर जहर पहुंचाया जा रहा है, लिहाजा वो जहर का तोड़ करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर वापस अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इत्तला मिली कि वो मर चुके हैं। इस तरह देवी के 4 टेलीपैथी जाने वाले ख़त्म हो चुके थे। अब सिर्फ 3 रह गए थे। वो तीनों गाड़ियों से निकल कर आ गए थे और चीख चीख कर कह रहे थे, देवी जी, आपको भगवान का वास्ता देते हैं, हमसे टेलीपैथी का इल्म छीन लें। हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। एक ने कहा, अगर आप हमसे इल्म वापस नहीं लेंगी तो हम गद्दार बन जाएंगे, उसके गुलाम बन जाएंगे जो हमारे साथियों को हलाक कर चुका है। दूसरे ने कहा, दुनिया वाले ताकत के सामने झुकते हैं। देवी जी, आप साबित करें कि आप अनजाने दुश्मनों से ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर नहीं है तो फिर हम आपको देवी मानने से इनकार करते हैं। आपको गुस्सा आएगा तो हमें मार डालेंगे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे भी हम मौत का तमाशा देख रहे हैं। तीसरे ने कहा, हो सकता है आप हमें मारना चाहें और वो हलाक करने वाला हमें बचा ले और हमें नई जिंदगी देकर अपना ताबेदार बना ले। हम देवी के अलावा उस अनजाने ताकतवर से कहते हैं कि फॉर गॉड सेक हमारी मौत का नहीं, जिंदगी का फैसला करे। हेडक्वार्टर के उस हिस्से में दूर तक फौजी जवानों और अफसरान की भीड़ लगी थी। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स और नर्सें वगैरह भी थीं। वो सब उन तीनों को हमदर्दी से देख रहे थे। उन्हें जैसे सजाए मौत सुना दी गई थी और वहां खड़ी हुई पूरी फौज उन्हें मौत से नहीं बचा सकती थी। इन लम्हात में आत्मा शक्ति वाली देवी भी लाचार और बेबस हो गई थी।